ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू योर पीजीबीपी है ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आज अपन उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन तो मैं बोल रहा हूँ अपने एंड से, बट आपको खुद को पता है कि ठीक है अपन इन डेप्थ तो पढ़ने वाले हैं। मतलब 5-6 घंटे अपने कहीं नहीं गए, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो वही बात है कि वीडियो आपको पार्ट में ही दे पाऊंगा मैं। ठीक है, एक साथ तो मतलब मेरे लिए डालना खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिकॉर्ड करने में भी पता नहीं अब कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जितना भी टाइम लगेगा वोट एवर, ठीक है, तो मैं तो पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड करके ने मर्ज करके ना आपको एक ही वीडियो दे दूंगा, तो आपको तो एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मतलब ठीक है, एक लेक्चर 2-3 घंटे का और फिर दूसरा लेक्चर 2-3 घंटे का, ऐसे कुछ। ठीक है, तो मतलब 5-6 घंटे तो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर जा सकता है तो जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एक लेक्चर इतना लंबा क्यों हो रहा है? तो एक तो ये कि अपन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, है ना, मतलब समझेंगे। ठीक है, कोई अगर पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसके भी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए सा। ठीक है, प्लस अपन क्या है ना, सारे इलस्ट्रेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्लास के अंदर ही। ठीक है, दैट्स वाई क्या है ना कि हमको टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फालतू का रिलेवेंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे अपन, जो भी होगा सारा अपन मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही बातें करेंगे। ठीक है, फालतू अपन डिस्कशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सबका टाइम प्रीशियस है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल सॉरी पीजीबीपी से। एक्चुअल में क्या है ना कि लास्ट वीडियो कैपिटल गेन की रही है, तो उस वजह से बार बार मुंह पे कैपिटल गेन आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर लास्ट वाली वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो है ना, तो ठीक है, आप लाइक वाइक करते रहना, है ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो मुझे भी क्या पता चल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी। ओके, तो अपना है चैप्टर नंबर 3, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मेरे को आपको बिजनेस और प्रोफेशन की तो डेफिनेशन नहीं बतानी पड़ेगी, है ना, कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, बिजनेस आपको पता है, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती है उसको बिजनेस कह देते हैं, और प्रोफेशन क्या होता है, कोई मतलब स्पेशल डिग्री चाहिए होती है उसको अपन प्रोफेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू वगैरह है, मीनिंग दे रखा है बिजनेस और प्रोफेशन का। तो ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो बिजनेस और प्रोफेशन का मीनिंग क्या है। और प्रोफेशन के अंदर अपन को पता है कि एक इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसको भी ज़्यादा इलोबरेट करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अलग अलग टाइप्स के प्रोफेशंस वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन को इतना बेसिक चीज़ से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगी। फिर आता है अपना इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। ठीक है, अंडर दिस हेड इन विच हेड? पीजीबीपी, है ना। तो सेक्शन 28 जो चार्जेबिलिटी वाला सेक्शन है, वो बताता है कि कौन कौन से इनकम चार्जेबल होगी इस एक्ट के अंदर। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है, तो कोई बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन की बिजनेस की प्रोफेशन की वोकेशन की इनकम है, तो वो इस हेड के अंदर चार्जेबल होगी। कौन सा हेड? पीजीबीपी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। इनकम राइजिंग टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, मतलब किसी बंदे के पास में, कोई भी मतलब बंदा यानी कोई पर्सन है, किसी पर्सन के हाथ में इनकम आ रही है बाय वे ऑफ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, मतलब प्रॉफिट और गेन हो रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के थ्रू, तो कैरिड बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब आपने लास्ट ईयर में कोई भी बिजनेस प्रोफेशन किया था, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है, तो हम उसको पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे। ठीक है, हाउएवर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप घर बनाते हो। ठीक है, घर बनाना आपका काम नहीं, एक्चुअल में आपके पास 3-4 घर पड़े हुए हैं, 3-4 घर आप क्या करते हो कि लोगों को किराए पे देते हो। ठीक है, और उससे आपको पेमेंट मिलता है, उससे आपका गुजारा चलता है। ठीक है, आपका हर साल का यही काम है कि आपको, आपने 2-4 मल्टी बना रखी है और आराम से उसको किराए पे चला रहे हो, लेट आउट कर रहे हो, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि हाउएवर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, रहने के लिए जो घर है आप उसको किराए पे देते हो, और पार्ट ऑफ हाउस बाय द ओनर। ठीक है, जो ओनर ओनर है उस घर का, वो अपनी मल्टीज को किराए पे देता है। इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो चार्जेबल टू टैक्स है, प्रोवाइडेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो जो आप इनकम आ रही है वो कौन सा हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी, उसको आप पीजीबीपी की इनकम नहीं मानोगे। ठीक है, एंड नॉट अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ गया। ओके, फिर आ जाओ, नीचे आ जाओ। फिर क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम ए स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर बाय ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड। ठीक है, अगर अपन ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं ना, लेन देन। ठीक है, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर बाय देम टू देयर मेंबर। ठीक है, अपने मेंबर के लिए अगर अपन कोई सर्विसेज कर रहे हैं तो उसको भी अपन क्या बोल देंगे? पीजीबीपी की इनकम बोल देंगे। ओके, ठीक है, फिर अपन को कोई इंसेंटिव रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल होने वाला होता है बाय एसएससी कैरिंग आउट एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर आप कोई एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो और आपको कोई इंसेंटिव मिल मिल गया है या मिलने वाला है,
तो उसको भी अपन क्या बोल देंगे, पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। अब इतने सारे अपने को नाम दे रखे हैं, अपन को एक्सपोर्ट देख के समझ जाना है कि ठीक है एक्सपोर्ट बिजनेस का है। फिर क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विसिट, ठीक है। अगर आपको किसी भी अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, किसी कोई भी बेनिफिट या कोई परक्विसिट मिलता है, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विसिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, तो वो बेनिफिट और परक्विसिट अगर बिजनेस से अराइज होता है, और द एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन, ठीक है, या फिर किसी प्रोफेशन की वजह से अराइज होता है, तो वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी के अंदर कन्वर्ट हो या नहीं हो, और इन कैश और काइंड, और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, या फिर आपको कैश में मिले चाहे काइंड में मिले, या फिर आधा कैश में आधा काइंड में मिले, कैसे भी मिले, हम उसको पीजीबीपी की इनकम मानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने को एक एग्जाम्पल दे रखा है, इफ ए कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है, मतलब एक कंपनी है वो क्या करती है, जो घर है उसको क्या है ना, रेंट फ्री दे देती है अपने किसी लॉयर को, लिखा हुआ है टू ए लॉयर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, मतलब लॉयर प्रोफेशनल सर्विस कंपनी को दे रहा है, और कंपनी ने अपनी क्या एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उस लॉयर को दे दी कि आप ठीक है आप यहाँ पे रह लो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो रेंडेड बाय हिम टू द कंपनी, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज लॉयर अपने को दे रहा है कंपनी को। द वैल्यू ऑफ सच अकोमोडेशन, ठीक है, तो उस अकोमोडेशन की जो वैल्यू है वो जो लॉयर के हाथ में टैक्सेबल होगी, वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी हेड के अंदर। क्यों? क्योंकि है ना वो जो अकोमोडेशन की जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो अलग से वैल्यू नहीं है, वो है ना उसके बिजनेस, उसके लॉयर के प्रोफेशन की वजह से उसको मिल रही है। दैट्स वाई क्या है ना कि वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ ए लॉयर, ठीक है, लॉयर के हैंड्स में होगी, है ना। वुड बी असेसेबल इन द हेड ऑफ ए सेड लॉयर, ठीक है, सेड लॉयर एज इज इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रोफेशन की वजह से मिला है वो अकोमोडेशन। दैट्स वाई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और बेनिफिट, ठीक है, ओके। सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ पार्टनर, सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, ठीक है, मतलब कोई फर्म का कोई पार्टनर है, या तो उसको कोई सम मिल रहा है या वो कोई सम दे रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वेदर नेम कॉल, ठीक है, मतलब किसी भी नाम से आप बोल दो उसको, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर, ठीक है, मतलब या तो पासवर्ड मतलब पार्टनर फर्म को देगा या फर्म पार्टनर को देगी, और फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो अगर इन नामों से कुछ भी मिलता है या अपन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है। However, where any interest, salary, bonus, commission, remuneration by whether name called or any part thereof has not been allowed to deduction under section 40B in the computation of income of a firm to be taxed shall be adjusted to the extent of the amount disallowed, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये अपने एग्जाम्पल पढ़ के अपन को समझ में आएगा, ठीक है, मतलब अगर एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे तो ये नीचे वाली लाइन तो गई अपने ऊपर से। सपोज ए फर्म पे इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है, मतलब एक फर्म 20% पर एनम के हिसाब से अपने को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, सिंपल इंटरेस्ट टू ए पार्टनर, पार्टनर को 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तो अपने को पता है 12% पर एनम के हिसाब से मिलता है, और ठीक है अपने को इतना कुछ जानना नहीं है पार्टनरशिप डीड होती है या नहीं होती। अपन को लिख रखा है कि अलाउएबल रेट जो 12% है, ठीक है, फर्म कितना दे रही है 20%, यानी 8% एक्स्ट्रा दे रही है, तो 8% क्या कर देंगे, फर्म के हाथ में डिसअलाउड कर देंगे। हेंस द एक्सेस 8% पेड विल बी डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, ठीक है, मतलब फर्म क्या कर रही होगी, फर्म है ना जो 20% पार्टनर को इंटरेस्ट दिया उसका क्लेम मांग रही होगी, ठीक है, तो उसका क्लेम अपन क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे 8% का, 12% का ही उसको क्लेम देंगे। सिंस द एक्सेस इंटरेस्ट है सफर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ए फर्म, ठीक है, तो वो जो 8% जो फर्म का डिसअलाउड किया है तो उस 8% पे फर्म को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अगर फर्म ने टैक्स दे दिया है तो अब क्या सामने जिस बंदे के पास में वो पेमेंट जा रहा था, जिस पार्टनर के पास में वो पेमेंट जा रहा था, क्या उसका भी पूरा अमाउंट टैक्स कर देगा, तो नहीं, वो जो 8% है ना उस 8% को छोड़ देना, बाकी का 12% कर देना, ओके। ड्यू टू डिसअलाउंस सेम विल नॉट बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो पार्टनर के हाथ में उसको अपन टैक्स नहीं मारेंगे। However, the interest allowed to the extent of 12% per annum in the hands of firm will be taxed in the hands of partner, ठीक है। तो जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस सारे 20% पे लगाना चाहती है, ठीक है, तो इस 20% का डिडक्शन फर्म लेना चाह रही थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मतलब इनकम टैक्स ने बोल दिया कि नहीं 12% अलाउड है, हमको अब 12% का डिडक्शन दे देंगे, 8% पे फर्म टैक्स देगी, ठीक है। तो ये बचा हुआ 12% इस पे कौन टैक्स पे करेगा, इस पे वो बंदा टैक्स पे करेगा जिसको ये अमाउंट मिला है, ये अमाउंट किसको मिला, पार्टनर को मिला है, तो पार्टनर पे कर देगा, ठीक है सर, इतना हम समझ गए। फिर एक अपनी आती है एग्जम्पशन ऑफ शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर, ठीक है,
सेक्शन 10(2)(a) के हिसाब से। सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है, देखो सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है, मैं आपको सीधे बताता हूँ। मान लो कि किसी फर्म ने कोई इनकम कमाई है, ठीक है, तो वो जो भी इनकम कमाएगी फर्म, ठीक है, तो वो फर्म अपने पार्टनर्स को बांटेगी। तो फर्म जब भी इनकम कमाती है तो अपन फर्म पे टैक्स लगा देते हैं। तो अगर फर्म पे टैक्स लगा दिया और फिर टैक्स लगाने के बाद जो अमाउंट बचा वो पार्टनर के अंदर बच रहा है, ठीक, बट रहा है शेयर इनकम, ठीक है, इनकम को शेयर कर रहे हैं फिर, तो वो उस पे कोई टैक्स लगेगा क्या पार्टनर के हाथ में? तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी फर्म ने टैक्स दे दिया है। दैट्स वाई क्या है ना कि पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है। ओके, सेक्शन 2 है एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑफ पार्टनर शेयर, ठीक है, तो पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा इन द टोटल इनकम ऑफ फर्म, ठीक है, तो जो भी टोटल इनकम ऑफ फर्म है उसके उसमें जो पार्टनर का शेयर है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स में बोले द पार्टनर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ फर्म डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी पार्टनर को अगर इनकम हो रही है, ठीक है, जो पीएसआर में बढ़ती है लास्ट में, तो क्या होगा उस केस में पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है, अल्टीमेट क्रक्स, ठीक है। फिर क्या दे रखा है कि मतलब ये चार्जेबल सेक्शन में क्या आएगा, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी मिल गया है या मिलने वाला है इन कैश और काइंड, चाहे पैसे में मिले चाहे किसी किसी और वे में मिले, ठीक है, किसी और वे में मिले कैश को छोड़ के, अंडर एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मतलब अपने को या तो पैसा मिलने वाला है, कोई सामान मिलने वाला है किसी एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, या तो मिल गया है या मिलने वाला है। किस लिए मिल रहा है? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, मतलब आप कुछ काम मत करो उसके लिए भी आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। मतलब होता है ना कि मतलब ऐसा मान के चलो कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्टअप किया है, ठीक है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो कोई जो बड़ा जाइंट होगा ना वो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं इसको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं तो धंधा मत कर यहाँ पे, वरना क्या है ना, तू तेरा धंधा स्टार्ट करेगा तो मेरा धंधा खा जाएगा। दैट्स वाई बड़ी वाली जो फर्म होती है जो ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग होती है वो क्या करती है, थोड़ा बहुत पैसा देके, ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ज्यादा दे दी है ना, जैसे मान लो 5 लाख की वैल्यूएशन तो इसको 10 लाख पकड़ा दिए, तो ये सामने वाला बंदा भी ठीक है तो उसको बोल दिया कि 5-7 साल तुम यहाँ पे बिजनेस मत करना, एक एग्रीमेंट बना ले, तो ये बंदा खुशी खुशी ले लेता है। तो इसके पास जो इनकम आई है ये कौन सा हेड में टैक्सेबल हो गया, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तो अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं करो इस वजह से अगर आपको कोई पेमेंट दे रहा है तो क्या वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। मतलब मान लो कि आप नए नए अभी सीए बने हो, है ना, वापिस इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप नए नए सीए बने हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सिटी के अंदर आपने एक फर्म खोल ली, ठीक है, आपने एक फर्म खोल ली, तो आपका जो प्रिंसिपल था उसको पता था कि यार इसका तो नॉलेज काफी अच्छा है और ये मतलब बहुत जल्दी क्लाइंट को कैचअप कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ना कि इसको अपन एक काम करते इसको है ना बोल देते कि यहाँ पे बिजनेस नहीं करें, वरना क्या है ना कि ये फिर धीरे धीरे पूरा टेक ओवर कर जाएगा इस मार्केट को। तो प्रिंसिपल ने आपको थोड़ा बहुत पेमेंट पकड़ा दिया कि ठीक है ये 20-1 लाख रुपए ले ले और यहाँ पे फर्म मत खोल, कहीं और पे जाके खोल ले, है ना, किसी और सिटी के अंदर। तो आपने भी बोला ओके, तो आपने अगर ओके बोल दिया तो ये जो इनकम मिली है ये आपको है ना आपके बीजीबीपी टैक्स के पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ओके, ठीक है सर, हम इतना समझ गए, तो इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं है इसके अंदर। फिर क्या आता है, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, ठीक है, तो एक तो मेरे मुंह से क्या ठीक है थोड़ा ज्यादा ही निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि मतलब आपको भी समझ रहा होगा, इस वजह से मैं ठीक है कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं मतलब ऐसे मजाक मजाक मत बना देना मेरा, है ना। तो ओके अपन स्टार्ट करते हैं। फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, ठीक है, मतलब आप कोई नो हाउ बना रहे होंगे, आपको कोई नो हाउ पता होगा, तो मान लो कि आपने किसी से सर्विसेज ली, ठीक है, किसी एक अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर वाली, उससे सर्विसेज ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया अपने लिए, ठीक है, तो आपको लगा है कि वो सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, वो सॉफ्टवेयर है ना आपके पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए, तो आपने जाके इस कंपनी को पेमेंट दिया क्या कि आपने जो सॉफ्टवेयर मुझे बना के दिया ना ऐसा सॉफ्टवेयर आप किसी और को मत बना के देना, इस वजह से आपको पेमेंट देने हैं। तो ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर वाली, इसको जो पेमेंट मिला है ना, तो ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, ये पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, ठीक है, आपके पास में कोई नो हाउ है, कोई फॉर्मूला है, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई लाइसेंस है, कोई फ्रेंचाइजी है, कोई एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट है, ठीक है, ऑफ सिमिलर नेचर, इन नेचर्स के सिमिलर है, तो क्या है, तो क्या वो उसमें क्या होगा कि अगर आप कोई भी पेमेंट देते हो, ठीक है, तो उस केस में वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता दी है वॉट एवर। फिर क्या है ना, सर्टेन मीनिंग दे रखी है, अब सर्टेन मीनिंग्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर एनी सम रिसीव्ड बाय कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई भी सब रिसीव करता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, तो वो क्या होगी, वो भी पीजीपीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री
ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल असेट। ठीक है, तो अगर अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया है तो जो कन्वर्जन की डेट है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो काई में टैक्सेबल होगी, कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी के अंदर। और जब अपन कैपिटल गेन पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो मतलब इनकम टैक्स की जो बुक है अपने मॉड्यूल के हिसाब से तो नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है। तो मेरे को पता है कि आपको चीजें पता होगी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है ये कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा हिस्सा पीजीबीपी होता है और कौन सा हिस्सा कैपिटल असेट होता है। तो ये वही चीज लिखी हुई है। ओके, सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 35AD। ठीक है, अगर कोई भी 35AD के अंदर कोई कैपिटल असेट्स का सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल असेट, कोई भी कैपिटल असेट है और उसके रिगार्डिंग अगर अपने को सम मिलता है तो वो अपना पीजीबीपी के अंदर कवर होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो अपन ने ऐसे कर करके लगभग लगभग सारे केसेस देख लिए हैं जिनमें अपन पीजीबीपी के अंदर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये सारे 8-10 केस थे वो देख लिए हैं। ओके, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 20 हेड के हिसाब से कि कौन कौन से इनकम को अपन चार्ज कर लेंगे पीजीबीपी हेड के अंदर। यहाँ तक तो हम समझ गए सर, यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अपन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के ऊपर। अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या, तो अपन यहाँ से देख लेते हैं, जितना अपन को समझ में आता है, जितना हमने काम का है वो अपन समझ लेंगे, उसके बाद का अपन फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे। When an assessee carries on speculative business, ठीक है, speculative business, that business of assessee must be deemed as distinct and separate from any other business। अगर कोई assessee क्या करता है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस करता है ना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस आपको पता ही होगा ना, जिसमें क्या है ना कि आउटकम्स पता नहीं रहते। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई क्या है ना कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है ना वो आपके अदर बिजनेस से हम थोड़ा अलग रखेंगे। मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक बिजनेस और बाकी के बिजनेस अदर कैटेगरी के बिजनेस। ठीक है, तो अदर कैटेगरी के बिजनेस को एक कैटेगरी मान सकते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को एक कैटेगरी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस कर रहे हो तो उसको है ना बाकी के बिजनेस से आपको थोड़ा अलग रखना है। बिकॉज सेक्शन 73 प्रोवाइड दैट द लॉसेस इन स्पेक्युलेटिव बिजनेस अनलाइक अदर बिजनेस। ठीक है, मतलब सेक्शन 73 ये किस वजह से कर रहा है, क्योंकि सेक्शन जो 73 है वो क्या बोलता है कि जो लॉसेस होते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस के वो दूसरे बिजनेस के लॉसेस की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरे बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं वो तो अपन कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस के अंदर लॉस हुआ तो दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इट unlike other business cannot be set off against the profit of any business other than speculative business। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस जो होते हैं इसको अपन स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और जैसे दूसरों को करते हैं वैसे नहीं कर सकते। इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है सर। Likewise, a loss in a speculative business carried forward to a subsequent year can be set off only against profit and gains of any speculative business in a subsequent year। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो भी अपन लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आगे जाके स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस speculative transaction must be therefore as treated as separate and distinct from profit and gain of business from any other business। ठीक है, तो जो भी इसका प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो भी क्या है ना अपन अलग से ट्रीट करेंगे, जैसे लॉस भी अलग से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे प्रॉफिट भी अलग से ट्रीट करेंगे और दूसरे बिजनेस से अदर रखेंगे, अलग रखेंगे। यही लिखी हुई रामा है। ठीक है, फिर आता है मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस और सेल्स ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो परचेस करने का या सेल करने का या किसी भी कॉमोडिटी का, जिस कॉमोडिटी के अंदर स्टॉक्स और शेयर भी इंक्लूड होते हैं, इस पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, और लास्ट में जाके अपन डिलीवरी या फिर ट्रांसफर के थ्रू उसको सेटल कर लेते हैं और फिर कॉमोडिटी ऑन स्क्रिप्ट सेक्शन 43(5). ठीक है, मतलब ये क्या ना स्पेकुलेटिव में ऐसा होता है ना कि अपन मान लो ना किसी शेयर पे अपन बेट लगा लेते हैं, इस टाइप से कुछ अपन मान के चलते कि फ्यूचर में मान लो प्राइस बढ़ गई। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन आज ही बेट लगा देते हैं, तो वो कुछ स्पेकुलेटिव टाइप कहलाता है। ओके, ठीक है, फिर क्या आता है, हाउएवर दिस डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग कंपनीज। एक तो क्या है ना कि अपन ने स्पेकुलेटिव पढ़ लिया, अभी अपन ने स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ लिया कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो होगा वो किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। ये है ना अदर बिजनेस की तरह नहीं है। लेकिन
फिर अपन को क्या बोला, इसका एक एक्सेप्शन दे दिया कि कुछ कुछ जो बिजनेस है इनके केस में अपन को क्या है ना कि ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, कुछ फॉलोइंग कंपनीज के केस में, ठीक है, कुछ फॉलोइंग कंपनीज के केस में ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। अब देख लो वो क्या क्या है। ए कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस इन विच ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, एक कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, ट्रेडिंग इन शेयर से, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर तो वो है ना कि ये एक बिजनेस से कमा दूसरे बिजनेस से सेटअप कर ले, ओके। और द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अगर बैंकिंग बिजनेस में है तो भी आपको चलेगा। द ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जिस कंपनी का काम क्या है, लोन्स और एडवांसेस बांटने का काम है, उसमें भी चलेगा। ट्रांजेक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है, अभी अपन ने देखा था स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन होगा तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहलाएगी, पर बहुत से ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनको अपन क्या ट्रांजेक्शन स्पेक्युलेटिव मानेंगे ही नहीं, और स्पेक्युलेटिव नहीं मानेंगे इस केस में क्या स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं कहलाएगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो वो नॉर्मल बिजनेस कहलाएगा। क्या होगा, एक तो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक तो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको अपन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानने की वजह से स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगा ये, तो फिर ये कौन सी इनकम कहलाएगा, ये नॉर्मल बिजनेस इनकम कहलाएगा, ओके। तो फिर इसको आप, इसका अगर कोई लॉस आता है तो आप किसी भी प्रॉफिट से एडजस्ट कर दो, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर दो, ओके। तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहे रॉ मटेरियल का हो चाहे स्टॉक और शेयर्स का हो, ठीक है, तो दोनों चलेगा। फिर क्या आता है, कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में भी आप इसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे, ओके। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको भी आपको स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानना है। फिर आ जाते हैं अपन, ठीक है, नीचे कॉमोडेटिव डेरिवेटिव्स, ठीक है, अगर आपके पास में कोई कॉमोडेटिव डेरिवेटिव्स में अगर ट्रेडिंग करते हो आप, तो उसमें भी आपको इसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानना है, ओके सर, इतना हम समझ गए। अब अपन आगे आते हैं, आगे आगे अपन देखेंगे, मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है लेकिन अपने को इसको नहीं पढ़ना है, अपन चलेंगे सीधे 3.5 पे। तो अभी अपन ने कितने लगभग 10-12 पेज कर लिए, ओके। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ओके 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 ओके। मतलब ये बीच का अपने को कुछ काम का नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। दैट्स वाई क्या है ना कि मैंने आपको फिर ही बोल दिया कि अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अपन आगे 3.5 के अंदर, तो 3.5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, सेक्शन 29 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब सेक्शन 29 के अंदर कंप्यूटेशन का कुछ तरीका बता रखा है क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा है, इसने सिर्फ इतना बता रखा है कि सेक्शन 29 ने, कि अपन जो सेक्शन 29 ने क्या बता रखा है कि अपन जो 29 के अंदर इतना इतना बता रखा है कि कुछ 5 चीजें देखेंगे। 5 चीजें क्या देखेंगे, एक तो एडमिसिबल डिडक्शंस देखेंगे जो कि सेक्शन 30 से लेके 37 के अंदर आते हैं। ये एडमिसिबल डिडक्शन है, मतलब आप पीजीबीपी की इनकम कमाओ, इनको माइनस कर दो, ओके। फिर अपन देखेंगे इनएडमिसिबल डिडक्शन जो कि सेक्शन 40 के अंदर है, मतलब ये कि आप पीजीबीपी की इनकम कमाओ लेकिन ये वाले जो आपने डिडक्शन लिए हैं इनको, मतलब डिडक्शन में आपने पैसा लगाया है बट इनको, ठीक है, हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप इनको पीजीबीपी की इनकम से माइनस मत करना। बट अगर मान लो कि आपने पहले से माइनस कर रखा है तो अब क्या करें, एक काम करो, इनको ऐड कर लो, ओके। एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अगर कोई एक्सपेंसेस है और पेमेंट है जो कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिडक्टिबल नहीं थे और आपने कर दिए हैं, तो क्या करें, अब उसको ऐड बैक कर दो। और अगर आपने नहीं किए हैं और अभी तक हुआ भी कुछ नहीं था तो अभी भी नहीं करने, ओके। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41 पढ़ेंगे और कुछ अदर प्रोविजंस पढ़ेंगे, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपना क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं एडमिसिबल डिडक्शन। तो एडमिसिबल डिडक्शन देखने से पहले पहले मैं नोटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना कि एक्चुअल में बताना क्या है, वरना मैं आपको पूरा प्रोविजन बताने बैठ जाऊंगा तो हो गया कल्याण। ऐसे तो अपन बैठे बैठे फिर यहाँ पे तालियां बजाते फिरेंगे और अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। इसी वजह से क्या है ना कि मैं नोटिंग कर लेता हूँ, ठीक है सर, ओके, कर लो, ओके। तो अपन देखना है एडमिसिबल डिडक्शन है ना, मतलब 3.6 वाला एडमिसिबल डिडक्शन। तो अपन सेक्शन 30, मतलब सेक्शन 30 से 37 अपन सारे एडमिसिबल डिडक्शन ही देखेंगे। तो अभी अपन देखेंगे सेक्शन 30, 31, उसके बाद मैं पॉज करके 32 को नोटिंग कर लूंगा और फिर 32 दिखाऊंगा, ठीक है। तो 32 आपको पता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, 32 अच्छा है, ठीक है। और 31 और 30 और 31 के अंदर क्या, तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, जो जो बताऊँ याद रख लेना। हालांकि मैंने 30 के अंदर तो फिर भी अच्छी खासी नोटिंग कर रखी है, मतलब हाईलाइट कर रखा है कि जो मेरे को बताना है। 31 के अंदर तो और भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, बातें तो कर हो जाएगी।
ठीक है, तो 30 सेक्शन किसके लिए? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर ए बिल्डिंग। ठीक है, मतलब किसी बिल्डिंग का आप रेंट देते हो, रेट्स देते हो, टैक्सेस देते हो, रिपेयर्स देते हो, या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह देते हो बिल्डिंग के लिए, तो क्या वो एडमिसिबल है? तो ऑब्वियसली एडमिसिबल है। आप है ना उसका पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन ले सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, अब क्या लिखा हुआ है? वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द असेसी एज ए टेनेंट। अगर एज ए टेनेंट आपने ले रखा है, मतलब आप वहाँ पे किराएदार के थ्रू, किराएदार के जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, तो जो भी आप उसका क्या बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, तो क्या उसका उसका आपको डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी में, तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय असेसी बीइंग एन ओनर। ठीक है, तो जो प्रीमाइसेस में आप रह रहे हो वो तो आपका खुद का ही घर है। तो अगर आपका खुद का घर है, वेयर द असेसी हिमसेल्फ इज ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस एंड ऑक्यूपाई देम फॉर हिज बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो आपका खुद का घर है और आपने उसको बिजनेस में लगा रखा है, तो नो नोशनल रेंट वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो ऐसा मत करना है कि आप सोचने बैठो कि अगर मैं इसको किराए पे देता तो किराया कितना बनता और आप नोशनल रेंट इसमें से लेस करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन हाउएवर वेयर द फर्म रन्स इट बिजनेस। ठीक है, अगर कोई फर्म अपना बिजनेस को रन कर रही है और प्रीमाइसेड बाय एनी वन ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, तो आप मतलब किसी एक पार्टनर ने अपना घर दे दिया है फर्म को। ठीक है, मतलब फर्म के नाम पे घर नहीं कर रखा है, एज मतलब 3 जनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाया, तो उसमें से एक दोस्त बोला कि ठीक है मेरे ही घर पे सारा काम कर लेते हैं, तो उसने उसका खुद का घर को एज ए बिजनेस पर्पज में यूज ले लिया। तो द रेंट पेएबल टू द पार्टनर। ठीक है, तो आप उस पार्टनर को रेंट दे रहे होंगे ना, तो विल बी अलाउेबल। तो उस पार्टनर को जो रेंट देंगे वो अलाउड हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या होता है? रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस। अगर आप अपने प्रीमाइसेस का रिपेयर करवाते हो तो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। दिस सेक्शन अलाउ डिडक्शन विद इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग इन केस वेयर। ठीक है, कौन से केसेस में मिलेगा? जब असिसी उस बिल्डिंग का ओनर है तब मिल जाएगा। अगर आप वहां के किराएदार थे और आपने कुछ काम करवाया है रिपेयर्स का, तो मिलेगा क्या? तो भी मिल जाएगा। इवन इफ असिसी ऑक्यूपाइज देयर प्रीमाइसेस अदर देन टेनेंट एंड ओनर। ठीक है, ना तो आप उस घर के मालिक हो ना उस घर के किराएदार हो, फिर भी क्या आपको मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। कौन से केस में मिल जाएगा? अगर आप लेसी हो, लाइसेंसी हो या फिर मॉर्गेज हो विद पोजीशन। ठीक है, अगर आप लेसी हो या लाइसेंसी हो या मॉर्गेज ही हो। ठीक है, नहीं अगर आपके पास में पोजीशन है घर का और फिर अगर आप कुछ करवाते हो वहाँ पे, ठीक है, रिपेयर वगैरह, तो आपको डिडक्शन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट रिपेयर ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, ओके। फिर एक चीज आती है कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, मतलब आपने जो काम करवाया है ना वो एक कैपिटल नेचर का हो गया, तो अगर कैपिटल नेचर का हो गया तो वो तो फिर बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अगर बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो उस पर तो आप डेप्रिसिएशन लोगे फ्यूचर में। तो अगर आप डेप्रिसिएशन ही लेने वाले हो फ्यूचर के अंदर, तो हम आपको आज डिडक्शन देंगे क्या? तो नहीं देंगे। ठीक है, तो कैपिटल नेचर के केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ करंट रिपेयर्स अदर देन कैपिटल नेचर, मतलब अगर अदर देन कैपिटल नेचर का अगर कोई रिपेयर करवाया तो इज अलाउड एज डिडक्शन। तो अदर देन कैपिटल नेचर का अगर कोई रिपेयर है तो हम उसका डिडक्शन आपको दे देंगे, पर अगर कैपिटल नेचर का कोई रिपेयर है, ठीक है, तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या कुछ अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अदर एक्सपेंसेस क्या बोल रखा है कि ये जो अपन ने ऊपर पढ़े इनको छोड़ के, डिडक्शन आर अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्यूनसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस। ठीक है, ऑफ द प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो जिस भी बिजनेस प्रोफेशन को अगर अपन ये सारी चीजें दे रहे हैं ना, लोकल रेट, म्यूनसिपल टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। सेसेस, रेट्स एंड टैक्सेस लिवाइड बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर आल्सो अलाउड। ठीक है, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट भी लगा रही है तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? प्रीमाइसेस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। अगर कोई प्रीमाइसेस जो कि बिजनेस प्रीमाइसेस है, वो आधी तो क्या हो रही है? बिजनेस पर्पस के यूज में हो रही है और आधी किसी और पर्पस के यूज में हो रही है। तो जो बिजनेस पर्पस वाला पार्ट है, प्रोपोर्शनेट पार्ट है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और मतलब उतने का ही मिलेगा बिजनेस पर्पस के लिए। जो भी डिडक्शन मिलेगा वो हाफ हाफ का ही मिलेगा। मतलब हाफ इन द सेंस कि आप जितना पोर्शन यूज कर रहे हो, अगर आपने 25% पोर्शन यूज किया तो आपको 25% का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 75% पोर्शन यूज किया तो आपको 75% का डिडक्शन मिलेगा। ओके सर। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 32 के अंदर। सेक्शन 32 क्या बोलता है? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, तो अपन ने ऊपर क्या देखा था? बिल्डिंग का केस देखा था। 31 के अंदर क्या देख रहे हैं? मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इनका केस देख रहे हैं, उनका रिपेयर्स और इंश्योरेंस देख रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है ना, इसमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी अपने को।
एक तो सीधी सीधी बताता हूँ, अगर इनका कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने पे किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या, तो मिल जाएगा। ओके, फिर क्या आता है, अगर जो करंट रिपेयर अपन कराते हैं अगर वो कैपिटल नेचर का है तो नॉट टू बी अलाउड। अगर करंट रिपेयर कैपिटल नेचर का है तो कैपिटल नेचर का अलाउड नहीं होगा डिडक्शन में। क्यों अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का जो भी अपन ने रिपेयर करवाया है वो क्या हो जाएगा, वो उस मशीनरी की कॉस्ट में या फर्नीचर की कॉस्ट में, ठीक है, ऐड हो जाएगा। और अगर ऐड हो गया तो फिर उस पर अपन क्या लगाएंगे, उस पर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अपन को डेप्रिसिएशन में क्लेम मिल जाएगा। इस वजह से अगर कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा होता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर बात आती है रेवेन्यू नेचर का, अगर कोई खर्चा किया अपन ने करेंट रिपेयर्स में, तो अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके ओके सर, ओके। फिर क्या होता है, मशीनरी फर्नीचर यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज, ठीक है। मतलब आपने एक सोफा रखा है तो आपने ऐसा रखा है उसको बिल्कुल मतलब एक कमरे के बिल्कुल एंड पे कि आधा सोफा तो आपके है ना और बिजनेस के ऑफिस में आ रहा है और आधा सोफा आपके घर के काम में आ रहा है। तो फिर है ना वो जो फर्नीचर जो आधा आपके काम में आ रहा है ना, उसका आधा ही आपको हिस्सा मिलेगा। ओके, आधा बेनिफिट लिया है ना तो आधे ही आपको डिडक्शन मिलेगा, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पार्टली बिजनेस है तो आपको बस सिर्फ जितना पोर्शन आपके पास में बिजनेस में काम में आ रहा है उतना आपको डिडक्शन दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ओके सर, अब अपने को डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से पहले मेरे को नोटिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है डेप्रिसिएशन के अंदर इलस्ट्रेशन हो, अपन को इलस्ट्रेशन भी देखने हैं। ओके, डेप्रिसिएशन कैसा कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन की रेट्स याद रखनी रहती है थोड़ी बहुत, है ना। तो थोड़ी बहुत हद तक तो अपने को डेप्रिसिएशन की रेट्स याद होनी चाहिए, और अपन ने इंटर में भी अच्छे से पढ़ा होता है तो हो जाती है। ओके सर, ठीक है। तो मैं पॉज कर रहा हूँ और मैं अभी वापस स्टार्ट कर दूंगा, तो आप कहीं मत जाना, आपको तो वीडियो वैसे भी पार्ट में मतलब ठीक है एक साथ मिलेगी। ओके ओके, तो वी आर ऑन सेक्शन नंबर 32, है ना। तो पीजीबीवी का सेक्शन नंबर 32 अपन पढ़ रहे थे, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, तो उसी बेसिस पे अपन देख लेंगे। इससे ज़्यादा आपको देखना है क्या, तो इससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। पीजीबीपी के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी अपन कवर कर लेंगे क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसे। ओके, तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन नंबर क्या दे रखा है, सेक्शन नंबर दे रखा है 32। तो मुझे लगता है आपको सेक्शन नंबर याद होगा, क्योंकि वो अपन इंटर में ही याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अपन को पढ़ना है, डेप्रिसिएशन की है रेट्स याद रखनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32, ओके। चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, इनकम टैक्स बोलता है कि डेप्रिसिएशन आपको मैंडेटरीली लेना ही है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको चाहो मन हो तो लो, मन हो तो मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटर के अंदर भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन कंपलसरीली आपको लेना ही रहता है ना, बिजनेस के अंदर। ओके सर, ठीक है, हमको इतना समझ में आता है। तो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन शैल बी मेड कंपलसरीली, है ना, वेदर और नॉट द असीसी इज क्लेम द डिडक्शन इन कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। चाहे असीसी अपनी टोटल इनकम में क्लेम करे या नहीं करे, डेप्रिसिएशन डिपार्टमेंट को तो देना है ही सही और असीसी को लेना है ही सही, है ना। ओके, ठीक है। कंडीशन टू बी सेटिस्फाई अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्या कंडीशन है, the assets in respect of which depreciation is claimed must belong to either of the following categories, ठीक है। मतलब कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज की होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉलोइंग कैटेगरीज में अपन नाम याद नहीं रखेंगे, सीधे टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए या फिर इनटेंजिबल असेट्स होनी चाहिए, ठीक है। पर इनटेंजिबल असेट्स के अंदर अपन गुडविल को कंसिडर नहीं करते। ओके, फिर क्या होता है, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ ए लैंड, ठीक है। अगर कोई जमीन है तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जमीनों की वैल्यू घटती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली द टर्म ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड्स विद इन द स्कोप ऑफ रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है। मतलब बिल्डिंग अगर आपको कोई बोला तो आप बिल्डिंग का मतलब सिर्फ घर ही मत समझ जाना, या फिर वो बिल्डिंग 10-20 मालों की वही नहीं होती। अगर कोई रोड से, ब्रिज से, कल्वर्ट से, वेल से यानी कुएं हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह, तो उनको भी बिल्डिंग के डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है। फिर वो एक एक वर्ड आता है प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आप समझते हो ना, प्लांट जो फैक्ट्रीज के अंदर लगते हैं उनकी बात होती है ना। ऐसा नहीं कि प्लांट का मतलब कोई समझ जाए कि पेड़ पौधे की बात हो रही है, पेड़ पौधों की यहाँ बात नहीं हो रही है। ओके, फिर अपना एक बी पॉइंट वो क्या बोलता है, द असेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड बाय द असीसी, ठीक है। मतलब असीसी एक्चुअल में असेट को यूज करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब उस असेट्स को कहाँ पे यूज करना चाहिए, बिजनेस के अंदर यूज करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब वही जिस साल में वो बिजनेस कर रहा है उस टाइम पे उसको बिजनेस के अंदर यूज करना है असेट को। ओके, ठीक है। तो
इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द असेट्स मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में कभी भी उसको पुट टू यूज में लगाओ, है ना, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ला के रख दिए, आप ला के रखोगे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आपको उसको पुट टू यूज में लेना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। If the asset is acquired during the previous year and not put to use in the same year, then the depreciation shall not be allowed for such asset, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर आप असेट लेके आ गए और आपने पुट टू यूज नहीं करी है तो फिर आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, है ना, ओके, ठीक है। सच बट द कॉस्ट ऑफ सच असेट वुड बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असेट, ठीक है। मतलब मैं इसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई असेट लेके आ गए, ठीक है, तो आपने उसको बिजनेस में पुट टू यूज नहीं किया, पुट टू यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इस असेट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन इस असेट को आपको ब्लॉक में ऐड करना है क्या, तो ब्लॉक में ऐड करना है, ओके। तो फिर आज बात आ जाती है सर ब्लॉक क्या होता है, तो ठीक है, सेम टाइप की जो असेट होती है जिन पे सेम रेट ऑफ टैक्स लगती है, ठीक है, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, टैक्स नहीं, सेम टाइप की एसेट होती है। मान लो अगर आपके पास कार्स है ना, मतलब कार है, रेंटल कार्स, ठीक है, आप एक और नई कार लेके आ गए, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी आपने उसको बोल रखा है नेक्स्ट ईयर से यूज करेंगे। तो आप जब लेके आ गए हो ना, तो उन कार्स की जो वैल्यूज का जो ब्लॉक बना हुआ है ना, उस ब्लॉक के अंदर आपको ये नई वाली कार की वैल्यू भी ऐड कर देनी है, प्रोवाइडेड इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, बस, ठीक है। फिर है ना अपने को एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपको है ना या तो 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ you use the asset for more than 180 days then you are eligible for 100% डिडक्शन। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 180 दिन से ज़्यादा अगर किसी असेट को आप बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 100%। लेकिन अगर आप किसी असेट को पुट टू यूज है ना 180 डेज से लेस रखते हो, ठीक है, मतलब बिजनेस में लेके आगे पर 180 दिन से ज़्यादा आपने पुट टू यूज़ करी बिजनेस के अंदर, तो अगर 180 दिन से कम पुट टू यूज करिए, अगर 180 दिन से अगर कम अगर करते हो आप, तो आपको 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही अलाउड होती है, ठीक है। मतलब अगर 15% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है तो आपको 7.5% ही होगा। फिर आप ऐसा मत देखना कि पीरियड का ऐसे कि 30 डेज 40 डेज ऐसे काउंट नहीं होता है, यहाँ पे सीधा होता है, या तो पूरा 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, दो ही केस बनते हैं, ओके। तो ऐसा ही लिखा हुआ है, असेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर 180 डेज से कम यूज में लिए तो एट 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्लेम हो जाएगा, ओके। डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउएबल टू द ओनर, ठीक है, ओनर को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, ओके। लेसर लेसी के केस में लेसर को मिलेगा, ठीक है। यूज इंक्लूड पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मतलब जो अपन यूज की बात करें ना पुट टू यूज, तो हो सकता है ना कि कुछ असेट ऐसी हो जो कि है ना रेडी फॉर यूज हो, तो उनको भी अपन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी एसेट हो सकती है, तो ऐसी एसेट्स हो सकती है ना, मतलब मान लो आपके वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, तो फायर एक्सटिंग्विशर आप रोज यूज करने तो नहीं बैठोगे ना कि जबरदस्ती आग लगाओगे क्या बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो आप तो आग थोड़ी ना लगाओगे बिजनेस के अंदर, तो दैट्स वाई क्या होना कि कुछ असेट्स अगर रेडी टू यूज भी अगर अपने पास में पड़ी हुई है तो उनको अपन क्या बोल लेंगे, ठीक है कि ये अपने बिजनेस के अंदर काम में आ रही है और रेडी फॉर यूज है, तो इन पे डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, तो ऑब्वियसली मिलेगा, ओके। तो यही लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड व्हेन असेट इज एक्चुअली पुट टू यूज, ये तो अपन को पता है, एंड नॉट रेडी टू यूज, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन जनरली कब मिलता है, जब आप असेट को एक्चुअली पुट टू यूज कर लेते हो, और अगर खाली रेडी टू यूज है तो नहीं मिलेगा। हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें केप्ट फॉर रेडी फॉर यूज भी अगर है अपने पास, मतलब सिर्फ आपके पास रेडी फॉर यूज भी पड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे कि ठीक है इस पे डेप्रिसिएशन अपन दे देंगे, ओके। तो ऐसी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका, तो अपन होता है स्टैंड बाय इक्विपमेंट पड़ा है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है, ठीक है, वो कैन बी कैपिटलाइज इफ दे आर रेडी फॉर यूज, मतलब इन पे आप डिप्रिसिएशन ले लोगे जब ये रेडी फॉर यूज के लिए पड़े हैं। जैसे कोई मशीनरी है, कोई बड़ी मशीनरी, उसके कुछ छोटे पार्ट्स अपने पास स्पेयर्स में पड़े हुए हैं, मशीनरी स्पेयर्स हो गया, ठीक है, तो वो अगर अपने पास पड़े हुए हैं ना, तो उन पे अपन डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड वो एक्टिव यूज में नहीं आ रहे होंगे अभी, ठीक है, खाली रेडी टू यूज में पड़े होंगे कि इनको जब जरूरत पड़ेगी तब यूज में लेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इनको यूज में भी नहीं लेंगे, ओके। द असेसी मस्ट ऑन द असेट होली और पार्टली, ठीक है, पार्शली, या तो असीसी जो है वो असेट को पूरा होल्ड करे या फिर पार्शली होल्ड करे, उसको डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउ ओनली टू द ओनर ऑफ द असेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, ओनर ऑफ द असेट को मिलता है, अपन ने ऊपर देख लिया। इफ द असेसी हैज टेकन एन असेट ऑन लीज, अगर आप लीज पे कोई असेट लेते हो तो ही बीइंग द लेसी, ठीक है, तो
अगर आपने कोई एसेट लीज पे लिए तो आप तो लेसी हो और आपको जो देने वाला है वो लेसर है, तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? डेप्रिसिएशन लेसर को मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो कैन नॉट अवेल डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। अगर आप लेसी हो तो आपको कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके, फिर क्या? डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट होली owned बाय द असेसी बट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पार्टली owned बाय हिम एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब आप किसी एसेट को अगर पार्टली भी ओन कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। ओके, फिर क्या आता है? कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। ओके, कंपटीशन अपन कैसे करेंगे? तो इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ब्लॉक्स बनाएंगे। ओके, ब्लॉक ऑफ असेट्स बनाएंगे। तो ब्लॉक कैसे बनते हैं? ब्लॉक ऑफ असेट का सिंपली मींस क्या होता है? सेम क्लास ऑफ असेट विथ सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब एक तो सेम क्लास की असेट होनी चाहिए और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो उसको अपन एक ब्लॉक के अंदर कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो इतनी अपन ने पढ़ लिए सारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन नहीं देखे तो क्वेश्चन अभी नीचे आएंगे इलस्ट्रेशन फॉर्म में। तो ओके, अपन डेप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन है वो अपन नीचे देखेंगे। फिर क्या है ना कि ये तो मैंने डेप्रिसिएशन और पढ़ लिया है, अभी रेट्स पढ़नी बाकी है, रेट्स भी नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया। अब क्या आता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के केस में आता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के केस में एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनी न्यू मशीनरी और प्लांट। ठीक है, अगर आप कोई न्यू मशीनरी और प्लांट खरीदते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सिर्फ हवाई जहाज और नीचे पानी वाले जहाज, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, शिप्स को छोड़ दो, एयरक्राफ्ट को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो भी नई प्लांट एंड मशीनरी उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, इतना हम समझ गए। फिर क्या क्या रेट से मिलेगा? एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी और प्लांट। ठीक है, तो जो भी प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है उसका 20% आपको क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये क्या हर बार मिलेगा क्या? सिर्फ एक बार ही मिलेगा। ओके, तो मतलब ये है कि अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम इसी साल अगर आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 20% का जो मशीनरी की वैल्यू थी उसका 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें वापस दो केस बन जाएंगे कि ये जो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन है कितनी बार मिलेगा? तो सिर्फ एक बार मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपने जो असेट यूज करी वो पुट टू यूज करी 180 डेज से लेस के 180 डेज से लेस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? अपन रेट को हाफ कर देते हैं, 50% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो 50% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, मतलब आपको 20% मिलना था तो आपको कितना मिलेगा? 10%। तो बाकी का 10% लेफ्ट होगा क्या? तो नहीं, बाकी का जो 10% है वो नेक्स्ट ईयर में काम में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपको वापस एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 10% का। ठीक है सर, तो यही लिखा हुआ है। असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर आपकी असेट पुट टू यूज है लेस देन 180 डेज तो आपको 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द बाकी का कहाँ मिलेगा? बाकी का नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो ये लिखा देखो, बैलेंस 50% ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज विच हैज नॉट बीन अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल में आपने खरीदा उस साल अगर नहीं मिला है, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सच प्लांट और मशीनरी शेल बी अलाउड इन इमीडिएटली सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो ईयर उस साल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको एक नोट दे रखा है। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है क्या? तो बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी और बीओआई। ठीक है, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के एओपी लेनी है। ओके, तो इतना याद नहीं रखोगे चलेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के और एजेपी। ठीक है, ये जो 5 अपन पढ़ते हैं ना, तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर है ना ये इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अगर 115 बीएससी को फॉलो करते तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउएबल ओनली इफ सच पर्सन हैज एक्साइज ऑप्शन टू शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आते हो, मतलब 115 बीएससी को फॉलो नहीं करके फाइनेंस एक्ट को फॉलो करते हो तो ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप 115 बीएससी को फॉलो करते हो तो मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, हम तक समझ गए। तो प्रोविजन अंडर सेक्शन 15 एंड पेज द टैक्स एज पर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कंपनी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वुड नॉट बी अलाउएबल। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको इफ दे ऑप्टेड फॉर ए स्पेशल प्रोविजन। अगर आप स्पेशल प्रोविजन के साथ जाते हो, स्पेशल प्रोविजन क्या है? 115 बीए, बीएबी, बीएडी एंड बीएई। ओके, बीए, बीएबी, बी और बीएडी एंड बीएई। ओके, तो ये मैंने बीएसी अपना
इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP के लिए रहता है और बाकी के रहते हैं BAA, BAB, BAD, BAE। ये किसके लिए रहते हैं? ये अपने कंपनीज के लिए रहते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रहते हैं। तो उन्होंने भी ये बोला है कि अगर आप एडिशनल डिप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल टैक्स के हिसाब से, नॉर्मल जो फाइनेंस एक्ट है उसके हिसाब से आपको टैक्स रेट्स का टैक्स देना है। लेकिन अगर आप ये स्पेशल प्रोविजंस फॉलो करते हो, कंसेशनल टैक्स रेट्स फॉलो करते हो 115 BAA, BAB, BAD, BAE के हिसाब से, तो आपको डेप्रिसिएशन एडिशनल वाला मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड, एडिशनल डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउेबल ओनली इफ कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देते हो तो ही आपको मिलेगा। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी नॉट क्वालिफाइंग फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अभी अपन ने देखा अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीदते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिस केस में अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो अपने बिजनेस में, नहीं तो भी आपको क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके सर, तो अब वो क्या क्या केसेस है, तो वो केसेस अपन देख लेते हैं। एनी प्लांट एंड मशीनरी विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द असीसी वाज यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। मतलब जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप यूज करने वाले हो अपने बिजनेस के अंदर, जो भी आपने खरीदी है, तो आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन से पहले या तो क्या हो रही है, या तो वो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कोई और यूज कर रहा था, उसको कोई और पर्सन यूज कर रहा था। तो अब वो मशीन आप खरीद रहे हो तो वो सेकेंड हैंड हो चुकी है, तो सेकेंड हैंड हो चुकी है तो उसमें आपको मिलेगा क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस। ठीक है, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी किसी और जगह इंस्टॉल थी और उसको लाके आपने बिजनेस के अंदर मतलब अपने जो फैक्ट्री थी, मेन फैक्ट्री, वहां पे लाके इंस्टॉल कर दिया, तो उसको मानेंगे क्या? तो नहीं मानेंगे। मतलब एनी जगह कौन सी होगी? तो इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, अगर आपके ऑफिस वगैरह में पड़ी थी, कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में पड़ी थी, या फिर कोई गेस्ट हाउस वगैरह में पड़ी थी और उसको आप लेके आ गए, तो उसको मानेंगे क्या? तो नहीं मानेंगे। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, तो कोई अगर आपका ऑफिस अप्लायंसेस या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसको मानेंगे क्या? तो नहीं मानेंगे। ये क्वालिफाई नहीं है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। एनी प्लांट एंड एनी मशीनरी एंड प्लांट द होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ठीक है, अगर आपने ना उस प्लांट एंड मशीनरी का कहीं और पे कोई डिडक्शन लिया हुआ है, तो अगर आपने पहले कहीं डिडक्शन ले लिया तो आपको मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी प्रीवियस ओनर ने, ठीक है पूरा पढ़ लेते हैं, वेदर बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज, अगर आपने डेप्रिसिएशन के फॉर्म में लिया किसी और अदरवाइज फॉर्म में लिया, इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ PGBP ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर, मतलब आप पिछले किसी भी सालों में अगर उस असेट के रिगार्डिंग आपने कोई डिडक्शन लिया था, ठीक है, चाहे डेप्रिसिएशन के वे में लिया हो, चाहे कैसे भी लिया हो, किसी और वे में लिया हो, अगर आपने एक बार डिडक्शन ले लिया तो आपको वापस से मतलब प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के अंदर लगा रहे हो तो वापस से डिडक्शन मिलेगा क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन का? तो नहीं मिलेगा। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या लिखा? एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग ऑप्टिंग। ठीक है, अगर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग ऑप्टिंग है तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक और चीज लिखा है, क्या है कि एक सर्कुलर आया था, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग्स का, ठीक है, तो वो अमाउंट मतलब वो कहला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। और उस केस में भी आपको सेक्शन 32 का एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हो क्या? तो हो आप। ओके, आपको उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। प्रिंटिंग वाले केस में भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर क्या होता है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का एक दे रखा है कि टर्मिनल में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन और आगे आ जाते हैं। अब आते हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, तो रेट्स अपने को है ना, मतलब अच्छी खासी रेटें दे रखी है, बट जो मैंने हाईलाइट कर रखी है आपको वही वही पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। और ठीक है ना, मतलब इसमें क्या है ना कि कुछ अलग अलग पार्टीशन कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों में मैं जितना बता दूँ उतना याद रख लेना, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, और ठीक है रेट अच्छी खासी सिंपल याद हो जाएगी। देखो है ना, ऐसा ऐसा पहले तो रेट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो जल्दी खराब होने वाली है ना, मतलब जो ज़्यादा चल नहीं सकती, तो उस पर अपन ज़्यादा डिप्रिसिएशन की रेट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस असेट को अपन जल्दी अपन क्या है ना कि ख़त्म करने वाले होते हैं, दैट्स वाई।
ठीक है। कोई एसेट जो लंबा चल सकती है ना, तो उस पर क्या होता है, कम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है। ओके, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना, तो इससे क्या है ना कि आपको तो थोड़ा सा रेट याद रखने में इजी गोइंग रहेगा। ओके, तो अपना पहला क्या है, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के केस में बात कर रहे हैं। अगर कोई बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 5%। क्यों? क्योंकि देखो है ना, कोई अपना अगर अपना खुद का घर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो अपन है ना मतलब वहाँ पे रहते हैं, तो अपन क्या है ना साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल एकदम बराबर रखते हैं, ताकि अपन को पता है ना कोई आया करे तो एकदम अच्छा अच्छा लगना चाहिए, कोई भी टूट फूट नहीं हो। अपन कहीं किराए से भी रहते हैं तो अपन उसको अच्छा रखते हैं ना, रेंटेड भी रहते हैं तो ठीक है, उसको अपने घर की तरह ट्रीट करते हैं। तो दैट्स वाई क्या है ना कि वो बिल्डिंग अच्छा लंबा चल जाती है। तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे दिया, 5%। ठीक है। उसी केस में अगर कोई बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल नहीं है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है ना, तो आपको पता है वो फैक्ट्री की वैक्ट्री में कहीं यूज आ रहे होते हैं, तो वहां के लोग तो ठीक है ना, इधर ठोका उधर ठोका, ठीक है, इधर खिल्ली गाड़ दी उधर खिल्ली गाड़ दी, इधर हथौड़ा मारा उधर हथौड़ा मारा, तो वो बिल्डिंग क्या ज्यादा चलती नहीं है वो। तो उस केस में अपन को डेप्रिसिएशन की रेट थोड़ी बढ़ा दी है, तो उस केस में क्या है ना कि 10% की डेप्रिसिएशन की रेट है। ये एक ब्लॉक हो सकता है अपना। ओके, फिर क्या होता है, एक ब्लॉक होता है अपना प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर मतलब मान लो कि कहीं पे क्या है ना कोई डैम वगैरह बनने वाला था, मतलब कहीं पे कोई डैम वगैरह बनने वाला था किसी गांव के अंदर। तो किसी गांव के अंदर बनने वाला था, तो यार वहां पे तो कोई होटल्स वगैरह होते नहीं है, लेकिन अपने जो लेबर्स, अपन इंजीनियर वगैरह लेके गए उनके ठहरने के लिए, तो अपन को कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो अब मान लो अगर डैम का जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल के लिए है, तो अब 3 साल के लिए अपन पूरा घर बनाए, ठीक है, 20-25 लाख का, तो मतलब 25-50 लाख का, तो वो मतलब इसे हारे नहीं आएगा अपने। कॉस्ट बेनिफिट अपन देखेंगे तो अपन क्या टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब अ, दो 2-3 महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए, या साल भर के, साल 2-3 साल के लिए, अगर 2-3 साल के लिए कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, प्योरली टेम्परेरी, वो 3 साल के बाद अपन उसको हटा देंगे। तो उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 40% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझना, कोई झोपड़पट्टी बना दी है, कोई झोपड़ी बना दी है, तो उस पर कोई झोपड़ी बनी है प्योरली टेम्परेरी है, तो उस पर 40% लगेगा, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, ताकि क्या है ना कि 2-2.5 साल के अंदर ये पूरा खत्म कर देंगे उसकी वैल्यू को। तो अपने पास बिल्डिंग के केस में ये तीन ही केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्डिंग के केस में तीन केस क्या इंपॉर्टेंट है, अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो 5%, अगर रेजिडेंशियल नहीं है, ठीक है, तो रेजिडेंशियल नहीं है इन द केस क्या, कॉमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है, तो अगर कॉमर्शियल है बिल्डिंग तो उस केस में 10%, और अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40%। ठीक है, तो 5, 10, 40। ओके, फिर अपन आ जाते हैं, अपन फर्नीचर के केस में आ जाते हैं। तो ठीक है, फर्नीचर का एक ब्लॉक बनता है फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर और फिटिंग के केस में अपन को हमेशा 10% ही लेना है। ओके, फर्नीचर का और कोई है भी नहीं। ठीक है सर, फर्नीचर का हमको समझ में आ गया। फिर अपन आते हैं, फिर अपन किस पे आते हैं, फिर अपन आते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो जब अपन प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं, तो अपन देखेंगे इसमें कि जो ब्लॉक है, पहला तो अपन क्या है ना कि ये वाला नहीं देखेंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि डेट्स का वेरिएशन है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छी तरीके से। जो मैं बताऊं उसी सीरीज में याद कर लेना। अगर कोई मोटर कार है जो कि बिजनेस में यूज नहीं होती है, ठीक है, अगर कोई मोटर कार है जो कि बिजनेस में यूज नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, मोटर कार अदर देन दोस यूज्ड इन द बिजनेस फॉर रनिंग देम ऑन हायर, मतलब कोई मोटर कार वगैरह है जो कि बिजनेस वगैरह में यूज नहीं होती, तो उस केस में क्या है ना, कम यूज में होती है, तो 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी में कोई मोटर कार है जो अदर देन बिजनेस है, बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर है, तो उस केस में 15% का डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। पर अगर कोई मोटर कार है जिसका काम ही क्या है, इधर से उधर सामान ले जाना, कोई ट्रक वगैरह है, कोई बस वगैरह है, ठीक है, कोई टैक्सी वगैरह है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपन को पता है ना कि यार वो तो बहुत ज्यादा चलती है, तो बहुत ज्यादा चलती है, तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पर्सनल कार वगैरह का समझ लेना कि ब्लॉक 2 जो लिखा हुआ था ना, कि जो अदर देन दिस है, मतलब कोई टैक्सी वगैरह नहीं है, नॉर्मल गाड़ियां है, तो उस केस में क्या होगा, 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। पर अगर कोई टैक्सीज वगैरह है, उस केस में क्या होगा कि अपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, 30% का डेप्रिसिएशन में अलाउड कर लेंगे। ओके सर, 15% हो गया अपना, 30% हो गया अपना। फिर आ जाते हैं अपन शिप्स के केस में। पर शिप्स के केस से पहले अपन है ना, शिप्स के केस में अपन देखते हैं, मैं आपको और भी ऊपर का भी बता देता हूँ पहले। अगर कोई मोटर कार है जो कि बिजनेस के अंदर हायर नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो अपन ने खरीदी कब थी, 23/8/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अगर डेट याद रह जाए तो अच्छी बात है, तो अपने क्या क्वेश्चन थोड़ा बैठ जाएगा। तो एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, मतलब 23 अगस्त 2019 को अपन ने खरीदी थी,
मतलब 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अपन ने उसको खरीद ली है और पुट टू यूज कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो पर्सनल व्हीकल है ना, उसमें 15% की जगह 30% का अपने को डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। ठीक है। और सेम अगर वही कि 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर अपन ने कोई एसेट खरीदी और उसको पुट टू यूज भी कर जाए 31 मार्च 2020 से पहले, तो वो जो रेंटेड वाली जो गाड़ियां है ना, कि जो ट्रक वगैरह है, ठीक है, टैक्सीज वगैरह है, तो उस केस में उसको कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर थोड़ा सा पीरियड था ना, इस केस में ना क्या ना बेनिफिट ज्यादा मिला था, 30% और 45%। बाकी तो क्या है ना कि नॉर्मल गाड़ियों पे मिलता है 15% और टैक्सी वगैरह होती है उस केस में मिलता है 30%। ठीक है सर, इतना हम याद रख लेंगे। फिर क्या होता है, कुछ एक एक ब्लॉक बनता है एरोप्लेन का। अगर एरोप्लेन वगैरह कुछ भी नाम आता है तो याद लिखा हुआ आ जाए तो 40% मिलेगा। ठीक है। एरोप्लेन वगैरह मतलब क्या है ना कि एरोप्लेन को अपन मान लेते हैं कि हवा वगैरह में जाता है, कभी भी फूटने उठने का डर है, तो ठीक है, उस पर क्या है ना कि उस पर 2 साल से ज़्यादा, दो ढाई साल से ज़्यादा अपन उसको मानेंगे नहीं उसकी वैल्यू। तो 40% का डेप्रिसिएशन है कि 2.5 साल के अंदर ये खत्म हो जाए। फिर क्या है, अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट है तो ये भी 40% के अंदर ही है। तो एक तो ये वाला ब्लॉक 6, ब्लॉक 9, ठीक है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ये विंड मिल्स, ओके, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक्स, और बुक्स आउंड बाय एसएसजी कैरिंग ऑन रनिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी हो। इन सब केस में देखना, आप रेट देखना सारी की 40% रेट है। ठीक है। तो इनके अलग अलग ब्लॉक इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इनका एक ही ब्लॉक बना लेना, क्योंकि एक ही ब्लॉक बनाना, उसमें अंदर क्या क्या नाम आ जाएंगे, एक तो एरोप्लेन्स आ जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट आ जाएगा, विंड मिल्स आ जाएगी, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये मेडिकल इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, विंड मिल्स आ जाएगी, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, बुक्स आ जाएगा, और बुक्स आउंड बाय द एसएससी कैरिंग ऑन ए बिजनेस ऑफ रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरी, रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है। अगर लाइब्रेरी का बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा कि आपको पूरा का एक ही ब्लॉक बना देना है, उसको 40% से चार्ज कर देना। ठीक है सर। मतलब अपन उसका अलग अलग ब्लॉक नहीं बनाए तो चलेगा क्या, तो चलेगा, मतलब अलग अलग ब्लॉक नहीं बनाना आपको, सिर्फ इन सब का मिला के एक ब्लॉक बना देना। क्योंकि क्या है ना कि ये एक ही क्लास ऑफ असेट्स है, एक ही क्लास ऑफ असेट्स है, इन द सेंस कि ये एक ही क्लास ऑफ असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे प्लांट एंड मशीनरी, इनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है, तो इसको सेम क्लास के हैं और सेम रेट के हैं, तो अपन को इनका एक ही ब्लॉक बना देंगे। ओके। ओके सर, 40% पे हमको समझ में आ गया। तो इसके अलावा और कोई रेट बच रही है क्या? देखो, तो अपन ने मोटर कार की देख ली। ठीक है, कि मोटर कार के केस में क्या होगा, मोटर कार के केस में एक्चुअल में ये फर्स्ट की जो 4 है ये सारी मोटर कार के रिलेटेड ही थी, जिसमें से भी अपने जनरली काम की कौन सी होती है, 15% एंड 30%। ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए थी, 30% और 45%। फिर उसके बाद जो अपन ने देखा कि ये एरोप्लेन हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, ठीक है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हो, विंड मिल्स हो, या फिर कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, बुक्स वगैरह हो, तो इन पे क्या लगेगा, 40% की टैक्स रेट लगेगी। फिर अगर अपन को कोई भी इन चीज़ों में फिट नहीं हो रहा है, तो है ना, एक प्लांट एंड मशीनरी की एक जनरल रेट होती है 15%। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे दो तो चलेगा। ओके। फिर क्या आता है, शिप्स। ये जो शिप्स है ना, यहाँ पे अपन को एक अलग क्लास दे रखी है, लेकिन इसको भी आप क्या करना, इसको भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड करके चलना। और ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूड करके चलना। और शिप्स के केस में आपको क्या है ना, 20% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि शिप्स को अपन मान के चलते कि ठीक है ना यार, शिप्स में तो क्या अच्छा खासा चल जाएगा। शिप्स एक्सीडेंट भी होने के चांसेस कम ही रहते हैं उसके। ठीक है। और शिप्स काफी बड़े होते हैं और काफी महंगे होते हैं, दैट्स वाई क्या नाम पे 20-20%, यानी अपन मान के चलते हैं कि 5 साल तो निकाल ही देगा। ठीक है। और कोई वेसल वगैरह हो तो उस पर भी क्या है ना कि वो भी 20%। कोई स्पीड बोट्स वगैरह हो जो कि ऑपरेशन इन इनलैंड वाटर है, तो भी 20%। मतलब क्या है ना, शिप्स या फिर ओशन में चलने वाली कोई भी चीज, तो उस केस में अपन को सिर्फ 20% मान लेना है, सीधे सीधे। ठीक है। ओके सर, हमको ये भी समझ में आ गया, तो इसको भी अपन प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड करके चलेंगे। फिर अपना एक पार्ट भी आ जाता है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर ऐसे कोई ब्लॉक ब्लॉक कुछ नहीं बनाना, अपने को सीधे याद रखना है कि 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। 25% कुछ भी होगा, कुछ भी, नो नो हाउ, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, ठीक है, तो कुछ भी हो उस केस में अपन को कितना रखना है, 25%। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। एक नोट दे रखा है, mobile phones are not considered as computer and hence not eligible for 40% rate of depreciation, while computer accessory such as UPS printer scanners are eligible for 40% rate of depreciation। मतलब मोबाइल है, तो अगर मोबाइल है तो उस मोबाइल को आप कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, उसमें 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाउएवर यूपीएस, प्रिंटर स्कैनर वगैरह इन पे
इनको अपन एज ए कंप्यूटर एसेसरीज बोल सकते हैं, और 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है सर, फिर अपन और आ जाते हैं नीचे। नीचे आते हैं तो नीचे अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। मतलब अपन ने क्या है ना, डेप्रिसिएशन का सारा कॉन्सेप्ट तो अपन ने खत्म कर लिया है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब अपन देख रहे हैं कि 30 मिनट्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और 30 मिनट्स के अंदर अपन ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारी डेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा ली है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है इससे ज़्यादा। तो बस यही है कि आप क्वेश्चन करो जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट ये भी फाइनल हो जाएंगे क्वेश्चन, कि इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रोवाइडेड पीछे बुक के पीछे अगर दे रखा है तो। एक इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिंस 2016, 2016 से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, फंडिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ठीक है, कुछ फॉलोइंग चीजें बता रही है। क्या बता रही है? ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 यानी 30 मार्च 2025 के हिसाब से दे रखी होगी। इट एक्सप्लेन WDV एज ऑन 31 मार्च 2025 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद में दे रखी है WDV। कितनी दे रखी है? 30 लाख। ओके सर, 30 लाख की WDV दे रखी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी बस परचेस एंड पुट टू यूज। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना एक कट ऑफ डेट लिखवा देता हूँ। तो कट ऑफ डेट लिखवाने से क्या होगा कि कट ऑफ डेट लिखवाने से ये होगा कि आपको क्या है ना, कि आपको वो डेट देखनी है कि अगर उस डेट के बाद में, अगर उस डेट के बाद में, उस डेट के बाद में अगर अगर पुट टू यूज होता है तो वो लेस देन 180 डेज होगा, और डेट से पहले अगर पुट टू यूज होता है तो वो मोर देन 180 डेज होगा। ओके, तो सर आप डेट बता रहे हो, तो डेट क्या बता रहे हो? तो ओके, मैं आपको डेट बता देता हूँ। यहाँ पे डेट लिख देना आप। कट ऑफ डेट है एक 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर, ये आप समझ जाओगे। मैं मान के चल रहा हूँ 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर आपकी क्या है ना, कट ऑफ डेट है। अगर कोई भी चीज 3 अक्टूबर के बाद में पुट टू यूज होती है तो उसको अपन मान लेंगे लेस देन 180 डेज। बट अगर 3 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप यूज 3 अक्टूबर को भी अगर यूज करते हो ना, तो भी वो मोर देन 180 डेज में आ जाएगी। 3 अक्टूबर के बाद आपकी करते हो तो लेस देन 180 डेज होता है। ओके, तो मोर देन 180 डेज, 3 अक्टूबर कट ऑफ डेट दे दी मैंने। तो 3 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी चीज आएगी तो उस पर 0.5% ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, और 3 अक्टूबर तक अगर कोई चीज आती है तो उस पर कितना लगेगा? 100% ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। अपन को क्या है ना कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या लिखा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2025। ठीक है, तो 6 है तो जनवरी फरवरी जून में, 8 जून है ना, तो इसमें अपन ने करी है, तो ये मोर देन 180 डेज है। इस पे 100% ऑफ डेप्रिसिएशन अपन क्लेम कर सकते हैं। फिर क्या करिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 15/12/2025, 15/12 है। ठीक है, यानी कि 15 दिसंबर पर। अपने तो कट ऑफ डेट दे रखी है 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर के बाद का है ना, तो इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा क्योंकि पुट टू यूज हो गई है। बट कितना लगेगा? ओनली 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। फिर क्या लिखा है? कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 जनवरी 2026। अगर 2 जनवरी 2026 यानी ये भी 3 अक्टूबर के बाद की डेट है, तो 3 अक्टूबर के बाद की डेट है, तो इस पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? 50% ही लगेगा। ओके, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस केस में होगा? इन दो मशीनरी के केस में होगा। कौन सी? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अपन ने देखा है ना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा न्यू प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है। कंप्यूटर के केस में मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एज्यूम दैट ऑल द असेट्स वर परचेस्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। ओके, ठीक है, तो ये ऐसा लिखा होता है तभी अपन को मानना है, क्योंकि ठीक है क्राइटेरिया दे रखा है 10,000 रुपीज का, वो जब आएगा आगे तब अपन पढ़ेंगे। एंड दैट द कंपनी डज नॉट आउट फॉर सेक्शन 115 BAA। ठीक है, कंपनी 115 BAA के साथ में नहीं जा रही है, तो BAA के साथ में नहीं जा रही है, इसी वजह से अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन पूछा है। वरना अगर कंपनी BAA को फॉलो करती तो क्या अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते? क्या फिर उस केस में अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालना होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है ऊपर। तो अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो उससे पहले अपन वर्किंग के हिसाब से देखते हैं ना। तो अगर अपन देखेंगे अपना जो WDV है, 1/4/2025 को कितनी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, दो दो अपने ब्लॉक्स बन जाएंगे, कि एक तो प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक बनेगा और एक कंप्यूटर का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी की तो ओपनिंग WDV दे रखी थी ना 30 लाख रुपीज पर। कंप्यूटर के केस में क्या था? नील। ओके, फिर अपन ने क्या किया? एक 8/6/2025 को एक प्लांट एंड मशीनरी और परचेस करी, तो उसको भी ऐड कर दिया 20 लाख को। फिर अपन ने 15/12/2025 को एक और प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी, तो उसको भी अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है,
फिर क्या किया था देख लो, ऊपर क्वेश्चंस के अंदर दे रखा होगा ना ये 30 लाख, फिर उसमें अंदर अपन ने 20 लाख का एड ऑन किया, फिर 8 लाख का और एड ऑन किया। ओके, तो टोटल अपना मिलाया कितना हो गया है, नीचे है ना, टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 58 लाख रुपीज। ओके सर, हम समझ गए। और कंप्यूटर के केस में अपने पास ओपनिंग कुछ था नहीं, अपन ने खाली 3 लाख का एक नया कंप्यूटर लिया था, तो 3 लाख इधर आ गए। ठीक है, तो अपने को WDV दे दिए एज ऑन 31 मार्च 2026। अब ये जो WDV दी है इस पे अपन को क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अब ये जो 58 लाख है ना, इस 58 लाख का अपन को पार्ट्स करने पड़ेंगे। कौन से पार्ट करने पड़ेंगे, एक तो करना पड़ेगा पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, फिर सेकंड करना पड़ेगा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और एक करना पड़ेगा असेट एक्वायर बट नॉट पुट टू यूज, क्योंकि उस केस में क्या है डेप्रिसिएशन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अपन 3 पार्ट करते हैं। तो 58 लाख में से देखो 58 लाख में से ये वाली असेट तो थी जो अपनी मोर देन 180 डेज थी, देखो यहाँ पे लिखा है पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। ठीक है, यानी ये 30 लाख भी पुट टू यूज मोर देन 180 डेज हुए, 20 लाख भी पुट टू यूज मोर देन 180 डेज हुए। तो अब आ जाओ, मैं आपको ना यहीं पे समझा देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है ना कि 8 लाख वाली जो असेट थी, ये वाली असेट कितने टाइम तक हुई है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। तो अब ये जो 58 लाख है ना, इसके 2 पार्ट कर लो। 2 पार्ट क्या, एक तो 50 लाख, ठीक है सर, 50 लाख जो कि पुट टू यूज मोर देन 180 डेज हुई है, और दूसरा क्या हुआ है 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख कौन सा, जिसपे पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है। तो इस 8 लाख पे कितना परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, 50%। इस पे कितना मिलेगा अपने को डेप्रिसिएशन, ओनली 50%। ठीक है, बट इन केस ऑफ 50 लाख इस केस में कितना मिलेगा, 100%। ओके, ओके सर, ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक है, और जो कंप्यूटर है वो भी, कंप्यूटर भी कितना टाइम यूज हुआ है, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो इस पे भी कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 50%। ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं लिख पाया मैं। ओके, इस पे लिख देता हूँ ताकि क्या है ना कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो मतलब आपको एकदम दिमाग में चीज़ें कैच हो जाएगी। ठीक है, ये 50% मैंने लिख दिया है। ओके, तो अपन को ये पता चल गया है। फिर कुछ और कुछ दे रखा है क्या नीचे, अ, ठीक है, नीचे कुछ नहीं दे रखा है, नीचे खाली बस वो WDV दे रखी है। अब अपन आ जाते हैं सीधे टैक्स रेट निकालते हैं। ठीक है, टैक्स रेट निकालते हैं, तो अब देखो है ना, यहाँ पे क्या है ना कि एक्चुअल में टैक्स रेट्स नहीं दे रखी। तो मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बहुत सारी चीजें बताई थी, मोटर कार वगैरह ये। अब इसमें कुछ नाम नहीं बताया, कुछ नाम नहीं बताया, तो अपन थोड़ी एज्यूम करेंगे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपन सीधे सीधे बोल देते हैं कि जनरल रेट है 15%, तो अपन 15% की रेट से टैक्स लगाएंगे। तो 15% की रेट से अगर टैक्स लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 50 लाख है इस पे तो सीधा 15% लग जाएगा, और ये जो 8 लाख है इस पे क्या करेंगे, इस पे 7.5% लगाएंगे, 15% का 50%। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आता है। मतलब ये कि वर्किंग नोट के हिसाब से 50 लाख पे तो 15% लग जाएगा, जो कि 7.5 लाख रुपए होता है। ओके सर, ठीक है। फिर जो 15% की रेट है उसको अपन 50% करेंगे, यानी कि 7.5% हो जाएगी, और वो 7.5% किस पे लगाएंगे, जो बचे हुए 8 लाख थे। ठीक है, बचे हुए 8 लाख पे 50% रेट लगानी, यानी कि 7.5% टैक्स लगानी, जो कितनी हो जाएगी 60,000 हो जाएगी। ओके, फिर क्या है ना कि जो कंप्यूटर का वाला केस होता है, कंप्यूटर के अंदर अपन ने देखा तो जल्दी खराब हो जाएंगे, इसलिए क्या 40% की टैक्स रेट है। लेकिन इन्होंने कितना वन पुट टू यूज 180 डेज से लेस किया है, तो इस केस में अपनी रेट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रेट हाफ हो जाएगी, यानी कि 20% हो जाएगी। तो 20% रेट के हिसाब से अपन को 3 लाख पे टैक्स निकालना है। तो 3 लाख पे टैक्स निकाला, सॉरी डेप्रिसिएशन निकाला 60,000 का। ओके, फिर क्या है, ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकल गया। देखो यहाँ पे रेट दे रखी है ना, प्लांट एंड मशीनरी की 50% और कंप्यूटर की 40%। ओके, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किस केस में मिलेगा, वो जो दो मशीनरी नहीं खरीदी थी, एक तो 20 लाख वाली और एक 8 लाख वाली। तो 20 लाख वाली जो मशीनरी थी उसपे तो 20% पूरा का पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 4 लाख रुपीज का। ओके सर, बट जो 8 लाख वाली थी इस पे क्या 20% पूरा मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने 180 डेज से लेस यूज करी है, तो इसको सिर्फ 10% मिलेगा। तो सर बाकी का 10% नेक्स्ट ईयर, तो इसको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन और दे देंगे। तो फिर अपन जो ऐड कर लेंगे, ये 7,50,000, 60,000, 4 लाख और 80,000। तो इस केस में अपना टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 12,90,000। ठीक है सर, और कंप्यूटर के केस में अपना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, ठीक है। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन ही निकालना था अपने को, फिर अपन को क्लोजिंग WDV नहीं बोली है, तो अपन नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नीचे अपन को कुछ नोट्स दे रखे हैं।
तो हाँ, मेक श्योर करना कि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपको भी ये नोट्स लिखने हैं, लेकिन इतने बड़े लिखने क्या, तो इतने बड़े नहीं लिखने, इतने बड़े नहीं लिखने। ओके, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने ये लिखी है, अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर तो डिडक्शन अलाउेबल एज पर द नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द अमाउंट कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। ठीक है, फिर क्या है ना कि इन्होंने ये बता दिया कि रेट्स ये थी तो 50% पे रेस्ट्रिक्ट हो गई, तो ये 15% की 50% और 40% की 50% तो हो जाएगी ना वो। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो भी कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है सर, इतना। फिर क्या है ना कि फिर वही कुछ रामायण बताइए क्या, तो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, ये बता दिया इन्होंने। ओके, फिर क्या है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट बता दी इन्होंने कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है 20% का मिल जाएगा। ठीक है, और इन्होंने डेट बताई थी कट ऑफ डेट की 31 मार्च 2025 के बाद में अगर आप खरीदते हो तभी आपको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन ये अब डेट अपने को याद नहीं रखनी है, क्योंकि अपन मान के चलते कि इतना पुराना कोई आएगा नहीं क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। अब जब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ए न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मतलब एक नया सीए बना है मिस्टर धवल, commenced practice and has acquired the following asset in his office during financial year 25-26। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, मतलब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और उस प्रैक्टिस के अंदर भाई क्या लेके आया है, कुछ असेट्स लेके आया है एट द कॉस्ट सो अगेंस्ट इच आइटम्स। ठीक है, जो भी कॉस्ट दिखा रखी है उस हिसाब से लेके आया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है जो कि अपनी प्रोफेशनल इनकम में से वो क्लेम कर सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। एज्यूम दैट ऑल द असेट्स बाय परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। ठीक है, सारे अपन ने जो असेट परचेज किए वो अकाउंट पे चेक के थ्रू किए। डेट ऑफ एक्विजिशन अपन को दे रखी है, लेकिन अपने पास डेट ऑफ एक्विजिशन अपने काम की होती है क्या, नहीं, अपनी काम की क्या होती है, पुट टू यूज। तो ये वाली डेट तो वैसे ही आप काट देना। ठीक है, अब ये वाली डेट काट देना। फिर मैंने आपको एक कट ऑफ डेट बताई थी, कट ऑफ डेट क्या बताई थी, 3 अक्टूबर। ठीक है, नहीं याद हो तो याद रखना, क्या कट ऑफ डेट क्या है सर, 3 अक्टूबर। अगर 3 अक्टूबर के बाद अगर कोई असेट यूज करते हैं तो उस पर क्या 50% ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे साथ में आगे आगे लिखते हुए चलेंगे। 1 अक्टूबर 100% डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। 8 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद है तो इस पे कितना मिलेगा, 50%। ओके सर, 1 अक्टूबर तो फिर 100% मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, 100% डेप्रिसिएशन अलाउड है। 1 अप्रैल 2025 को ही खरीद लिया था, जब जब साल स्टार्ट हुआ था तभी, तो इस पे तो 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 अप्रैल 2025 इस पे भी क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो ये खाली है ना, मैं डेट के हिसाब से देख रहा हूँ भाई, आगे जाके अपन को देखना पड़ेगा और भी कुछ। और 8 अक्टूबर को क्या देखना है, 8 अक्टूबर को तो फिर इस हिसाब से इसको 50% ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि कुछ दो केसेस हैं जहाँ पे 50% एप्लीकेबल हो रही है, बाकी सब पे 100% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो रही है। फिर अपन जाते आते हैं तो कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूपीएस, कंप्यूटर का प्रिंटर, बुक्स। ठीक है, तो ये सब मिला के अपन क्या कर सकते हैं, अपन है ना एक ही वो बना सकते हैं, और लैपटॉप, इन सबको मिला के अपन क्या कर सकते हैं, एक ही ब्लॉक बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है, इस पे भी 40% है, इस पे भी 40% है, और बुक्स पे भी 40% है। ठीक है, और लैपटॉप पे भी 40% है, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर जो है, ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ऑफिस फर्नीचर शायद 10% की डेप्रिसिएशन रेट थी, अपन देख लेते हैं अपन। ठीक है, बराबर है, रेट 10% है। तो जब अपन ब्लॉक बना रहे हैं तो ब्लॉक बना रहे हैं तो फर्नीचर का एक ब्लॉक बनाएंगे क्योंकि उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और प्लांट का एक ब्लॉक बनाएंगे जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है। प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, प्लांट से पहले अपन फर्नीचर की बात कर लेते हैं। फर्नीचर कब लिया था, 1 अप्रैल 2025 को ही लिया, और 1 अप्रैल 2025 को अपन ने पुट टू यूज कर लिया है। तो 100% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपनी 10% है, तो उस हिसाब से अपना फर्नीचर था 3 लाख का, तो 30,000 का अपने को क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जब प्लांट की। ओके, तो अपन यहाँ से देख रहे हैं ना, जब बात कर रहे हैं अपन प्लांट की, तो प्लांट में क्या देखा, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कितने के हैं, एक्चुअल में 35,000 के। तो 35,000 के हैं, 1 अक्टूबर को किया है, तो क्या 35,000 पे आपको 40% का पूरा मिलेगा, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओके, ऊपर रह गया ना।
35,000 का आपको सीधा 40% निकालोगे तो ये 14,000 रुपीज़ आ जाएगा। पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज है। फिर अपन जब सेकंड केस देखते हैं यूपीएस का, तो ये 8 अक्टूबर को अपन ने पुट टू यूज़ में लिया है, यानी ये 8,500 है। क्या इस पे पूरा पूरा 40% मिलेगा क्या? तो नहीं, इस पे मिलेगा ओनली 20% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे निकाल रखा होगा 8,500 पे ओनली 20% ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज हुआ है। सेम केस में प्रिंटर का देखेंगे तो ये कितने टाइम के लिए यूज है? मोर देन 180 डेज। इस पे भी 40% की रेट लग जाएगी, ठीक है। तो 12,500 पे 40% के हिसाब से 5,000 का आपको क्या बन जाएगा? टैक्स बन जाएगा। फिर लैपटॉप के केस में ये क्या होगा कि ये लेस देन 180 डेज हो जाएगा, तो इस 43,000 पे आपको हाफ रेट ऑफ टैक्स मिलेगी, यानी 20% ही मिलेगी। हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगी, यानी 20% ही मिलेगी, यानी कि आपको 8,600 का डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। फिर बुक्स के केस में क्या है ना, बुक्स कैसी भी हो, अपने को अगर मोर देन 180 डेज अपने पास में रही थी पुट टू यूज, तो 13,000 एट द रेट 40% अपन लगाएंगे तो 5,200 का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और टोटल डेप्रिसिएशन जब अपन ऐड करेंगे, ठीक है, प्लांट का, तो कितना हो जाएगा? 34,500, ठीक है। तो अपना एक ब्लॉक बनाया अपन ने एज ए प्लांट, और सेकंड ब्लॉक बनाया अपन ने फर्नीचर, ठीक है। तो नाम ऊपर नीचे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ब्लॉक अपना बना था फर्नीचर, जिसपे 10% की रेट ऑफ टैक्स थी। सेकंड ब्लॉक बनाया अपन ने प्लांट, जिसमें 40% रेट ऑफ टैक्स थी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि ऊपर भले आपको अलग अलग दे रखा है, पर आप अलग अलग याद मत रखना, इन सबको एक साथ ही याद रख लेना, क्योंकि क्या है ना कि ये सेम क्लास के हैं और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसको एक ही ब्लॉक बना देते हैं ना अपन। तो 34,500 टोटल डेप्रिसिएशन आप कितना अलाउड हो जाएगा आपको पीजीबीपी के अंदर? 64,500 का आपको टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि जब आप ये 50% टैक्स रेट लगाते हो ना, तो आपको एक नोट के अंदर ले लेना है कि ठीक है, अगर आपने पुट टू यूज मोर देन 180 डेज करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 100% ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता मिल जाएगा। और अगर आपने पुट टू यूज प्रीवियस ईयर के अंदर 180 डेज से लेस करी है तो आपको 50% ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन। आपको ये अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने नोट लिखा तो आपको क्या है? पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने नोट नहीं लिखा तो आपको क्या है ना कि नंबर वो हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा क्या एग्जैक्ट नोट लिखना है? क्या एग्जैक्ट नोट नहीं लिखना, अपने हिसाब से लिख देना आप खाली। अगर आपने नोट लिख के अगर आपने 4-5 लाइनें लिखी और आंसर सही किया है ना, तो अगर आपका आंसर सही है तो इसके बाद नोट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। बस ये है कि नोट लिखा होना चाहिए। अगर नोट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, पर अगर नोट लिखा है तो सामने वाला पढ़े नहीं पढ़े नंबर जरूर दे देगा, ठीक है। फिर अपन और आगे आ जाते हैं, और आगे आ जाते हैं, और आगे आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड के पास में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड अपन देख लेते हैं क्या लिखा है। साई लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ असेट कैरिंग 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। साई लिमिटेड के पास में एक ब्लॉक है जिसके अंदर 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल रहा है, ओके। उस WDV एज ऑन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 वाज ₹40 लाख। मतलब 2025 24-25 का जो आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया है, और उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद में जो आपकी WDV आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 लाख रुपीज, ओके। इट परचेस अनादर असेट। आपने क्या करिए? अनादर असेट को परचेस किया है, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। आपने एक सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड हैंड है तो क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? ऑफ द सेम ब्लॉक ऑन 1/11/2025, 1/11/2025 को आपने करिए फॉर द, अब देखो 1 नवंबर, ठीक है, और अपनी कट ऑफ डेट है 3 अक्टूबर, यानी कि इसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगी तो भी कितनी मिलेगी? हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगी फॉर रुपीज 14,40,000, है ना। एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो मतलब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आपकी चीजों में क्या है कि आपके आंसर बनने लग जाना चाहिए, ठीक है। वरना क्या ना, आप एक बार तो ऐसे प्लेन रीडिंग मार लोगे, फिर दूसरी बार आगे चीजें समझोगे। तो एक बार में ही अच्छे से रीडिंग कर लेते तो अपने को चीजें ऐसी समझ में आ जाए, ओके। साई लिमिटेड वॉज अमलगमेटेड विद CD लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, ठीक है। पर क्या हुआ? 1 जनवरी 2026 को भाई ने अपना बिजनेस मर्ज कर लिया, अमलगमेट कर लिया, किसके साथ में? CD लिमिटेड के साथ में। तो अब साई लिमिटेड एक अमालगमेटिंग कंपनी होगी और सामने वाली कंपनी एक CD लिमिटेड अमालगमेटिंग। साई लिमिटेड और CD लिमिटेड दोनों क्या होगी? अमालगमेटेड होगी, एक नई कंपनी बना ली है इन्होंने, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू साई लिमिटेड एंड CD लिमिटेड। अब साई लिमिटेड का बिजनेस CD लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो साई लिमिटेड एंड CD लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, assuming that the asset was transferred to CD लिमिटेड एट ₹60 लाख।
आपको क्या मानना है कि जो असेट ट्रांसफर करिए सीडी लिमिटेड को कितने रुपीस में करिए, 60 लाख रुपीस में करिए। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्लांट एंड मशीनरी पर परचेस बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। ठीक है, ये लाइन अपने लिए कोई काम की नहीं होती है, अगर आप इसको काट भी दोगे ना तो चलेगा। ओके सर, हम समझ गए, ऐसी फालतू की लाइन अपन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू साई लिमिटेड इन सीडी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। मैं देख लेता हूँ अगर नीचे नोट में कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो यहीं से अपन सारा सॉल्व कर लेंगे। देखो अपनी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या थी आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी अपनी 40 लाख रुपए। कहाँ दे रखा है, आ जाओ, ये दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है आपको 40 लाख रुपए। ठीक है सर, यहाँ पे दिख गया हमको 40 लाख रुपए। एक बार मैं ना मार्किंग हटा देता हूँ क्वेश्चन की। ठीक है, ओके, तो ये अपन ने प्री फोकट की जो मार्किंग करी थी, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हटा दिया। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, अपन ने कितने में खरीदी थी प्रीवियस ईयर 24-25 वाली डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही थी अपनी, 40 लाख आ रही थी। फिर अपन ने क्या किया, एडिशनल परचेस करिए और यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज है। क्यों, क्योंकि अपन ने 1/11/2025 को परचेस करी है। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 1/11/2025 3 अक्टूबर के बाद है, यानी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो जाएगा। ओके, तो अपन क्या है ना कि असेट की वैल्यू तो पूरी ऐड करेंगे डब्ल्यू उसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। तो अपन ने क्या किया, 14,40,000 ऐड कर दिया। अब अपना ब्लॉक बन गया 54,40,000 का। ओके, ठीक है, तो जब अपन डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे तो 40 लाख पे तो पूरा 15% का निकाल लेंगे, 6 लाख रुपए। ठीक है, और ये 14,40,000 है, इस पे कितना निकालेंगे, 7.5% निकाल देंगे, 50%, तो 1,08,000 हो जाएगा। तो अपना टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया इस साल का, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा अपना 7,08,000। ठीक है सर, इतना हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, ये तो हमको पता चल गई। अब 7,08,000 का डेप्रिसिएशन है। अब अपने को खाली बस ये करना है कि साई लिमिटेड को कितना मिलेगा 7,08,000 में से, और सीडी लिमिटेड को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा 7,08,000 में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो भी है इसको अपन क्या करेंगे, इसको उस बेसिस पे अपन कंसिडर कर लेंगे, डेज के बेसिस पे कि ठीक है अब साई के पास में कितना रहा और सीडी के पास में कितना रहा। ठीक है, तो साई के पास में कितना रहा अपन अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख है ना, ये कितने टाइम का डेप्रिसिएशन है, ये पूरा का पूरा 365 डेज का है। तो 365 में से साई लिमिटेड के पास कितना रहा, तो साई लिमिटेड ने ट्रांसफर कितनी तारीख को किया था, ट्रांसफर किया था इसने हाँ ये गया देखो 1 जनवरी को। मतलब क्या कि जनवरी के तो 21 डेज, मतलब 365 में से मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि सीडी के कितने डेज हो रहे हैं, तो 31 डेज जनवरी के। ठीक है, और 28 डेज फरवरी के, तो 31 डेज इसके किसके, मार्च के। तो इस हिसाब से 90 डेज तो सीडी के हो रहे थे 365 में से। देखो 90 डेज अगर सीडी के हो रहे हैं तो बचे हुए डेज किसके हो जाएंगे, साई लिमिटेड के। तो ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख का 275%, 365 डेज में 6 लाख का आपका डेप्रिसिएशन मिलता है, उसमें से 275 डेज का आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यानी कि वही प्रो राटा, मैं मतलब लिख के ही बताता हूँ यार आपको, क्या कैसे समझाऊंगा ऐसे नहीं तो। एक मिनट, ये देखो, अब देखो तुम, अब नहीं समझ में आया तो फिर क्या है। ठीक है, 6 लाख, ओके, ये है 6 लाख। ठीक है, ये कितने टाइम का है, ये है 365 डेज का, 365 डेज का है। ये 6 लाख कितने डेज का है, 365 डेज का है। अपन कहाँ पे, अपन को कितने डेज का चाहिए, 275 डेज का, 275 डेज का अपने को चाहिए। तो अपन को क्या है ना कि इधर इधर क्या है, यहाँ पे अपना आ गया या कितना अपने को क्वेश्चन मार्क आ गया कि अपने को कितना अमाउंट मिलेगा। तो बस यही है, तो मैं यही बता रहा था कि अपन क्या करेंगे, 6 लाख से 275 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 365 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ओके, तो करो अपन 6 लाख को आप करोगे किससे मल्टीप्लाई, 275 से, और डिवाइड करोगे 365 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 452054। ठीक है, 452054 है, तो इसको अपन नेक्स्ट कंसिडर करके 452055 कर लेंगे। ओके, 452055 कर लिया। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करेंगे, ये जो 6 लाख है इसमें 90 डेज का डेप्रिसिएशन, 6 लाख 365 डेज के लिए, तो 90 डेज का निकाल लेंगे। 6 लाख है टोटल,
65 डेज के लिए, तो 90 डेज का निकाल लिया अपन ने। 90 डेज का कितना आता है 147945, ठीक है, तो 147945 ये आ जाएगा। फिर सेम वे में अपन ये जो 1,08,000 है, ये 1,08,000 निकाल लेंगे। अब ये 1,08,000 कितने डेज के लिए था, तो देखो ये है ना, अपन ने कब कितनी तारीख को खरीदा था असेट को, यहाँ पे आओ क्वेश्चन में, 1/11/2025। तो 1/11/2025 में से अगर अपन ने खरीदा था तो अपने पास नवंबर के कितने थे 30 डेज, और जनवरी के कितने थे 31, सॉरी नवंबर के थे 30 डेज और दिसंबर के थे 31 डेज, यानी कि टोटल मिला के हो जाएंगे 61 डेज। ओके, और टोटल डेज कितने हो रहे थे, तो 61 ये प्लस जनवरी फरवरी मार्च के 90 डेज और ऐड कर देंगे तो 151 डेज। टोटल डेज कितने हो गए थे 151 डेज। मतलब इस केस के लिए भी मैं आपको एक बार लिखाई देता हूँ यार, तो फिर होच पोच हो जाएगा। 1,08,000 कितने डेज के लिए है ये टोटल, तो ये टोटल डेज है अपने पास में 151 डेज, ठीक है, 151 डेज के लिए। तो अपन को कितना निकालना है, अपन को निकालना है यहाँ पे 61 डेज का, यहाँ इस वाले केस में तो अपन को कितना निकालना है 90 डेज का। 90 डेज के लिए कितना होगा, है ना, मैं नीचे वाले के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो मैंने नीचे लिखा है नीचे वाले के लिए ये, ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कि इस 1,08,000 को 90 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दोगे 151 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ का ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और आप टोटल डेप्रिसिएशन में से अगर ये माइनस कर दोगे तो ऊपर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, आप किसी भी वे में करो चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा साई लिमिटेड को कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है, और अमालगमेटेड कंपनी जो कि सीडी लिमिटेड है उसको कितना अलाउड है, ठीक है। ये तो अमालगमेटिंग कंपनी हो गई जो मर्ज हो रही है, ठीक है, और जो मर्ज होकर जो लास्ट में बन रही है वो सीडी लिमिटेड बन रही है, वो क्या हो जाएगी अमालगमेटेड हो जाएगी, ठीक है सर। तो इसी के साथ में क्या है ना कि अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। आप कुछ ये एक दो नोट दे देना, ठीक है, जो भी आपने ऊपर वर्किंग करी है उसका, तो चलेगा, ठीक है। फिर क्या, फिर कुछ दे रखा है क्या, ओके। अब देखते हैं अपन, अपने को एक और इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसके बाद में क्या है ना अपना कवर हो जाएगा अपना, मतलब कंप्लीट हो जाएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद में मतलब चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाता है। मतलब एक पोर्शन खत्म होता है ना, ऐसा नहीं है कि अब चैप्टर ही, मतलब यूँ कि हाँ सर अब तो चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर है उसके बाद भी लगभग, मतलब मान लो कि 70% मतलब से, सॉरी 100% में से 30 to 40% चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बचा हुआ जो भी है 60% या 70% वो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। ओके ओके, इलस्ट्रेशन कहाँ गया, ठीक है। ठीक है, अपन को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ ऑफ लॉसेस का अपन को देखना है अपन को, कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब आप इसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कैसे करोगे एज पर सेक्शन 32। तो देखो ना, डेप्रिसिएशन जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाता ना, मतलब मान लो आपकी इनकम कमाई लेकिन आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ गया, आपने कमाए थे 1 लाख, ठीक है, और आपका जो डेप्रिसिएशन बन रहा है 3 लाख रुपीज़ का, तो आप है ना 1 लाख को तो सेट ऑफ कर दोगे, उसके बाद भी आपका 2 लाख का डेप्रिसिएशन बच जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स वाले आपको देंगे ही देंगे, ठीक है, आपको कंपलसरीली लेना ही लेना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए वो बहुत, उनका दिल बहुत खुला हुआ है, तो वो ये ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डेप्रिसिएशन इस साल नहीं ले पा रहे हो तो आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप अगले सालों में लेना, ठीक है। तो अगले सालों में अगर आप डेप्रिसिएशन लोगे तो क्या आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो उसका एक क्राइटेरिया एक सीरीज के अंदर चलना है अपने को, ठीक है। तो अपन है ना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का देखेंगे यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कैसे करना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, ओके। तो प्रोविजन इन इफेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटअप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेटअप को लेके कि किस ऑर्डर में आप सेटअप करोगे। Since the unabsorbed depreciation form part of current year depreciation, मतलब it can be set off against any other head of income except salary, ठीक है। तो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना वो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन का पार्ट बनेगा,
ठीक है। तो आप इसको किसी भी हेड से सेट ऑफ मार दो, प्रोवाइडेड आप सैलरी से इसको सेट ऑफ नहीं मारोगे। ओके सर, हम समझ गए। द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जैसे अपन सेट ऑफ के अंदर देखते हैं ना, मतलब 7-8 साल तक ही अपन सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपन जब भी पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो सेट ऑफ का अपन को बताना, कहीं पे 8 साल है, कहीं पे 4 साल है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स तक ही अपन सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? तो नहीं, आप है ना इसको इनडिफाइनाइट ईयर तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब आप आगे आने वाले 50 साल 100 साल तक अगर आपके पास में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रहता है तो आप उसको क्लेम करोगे तो कर लोगे, चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट इज नो लॉन्गर इज एग्जिस्टेंस। मतलब मान लो कि आप जिस बिजनेस की वजह से आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आया था, अगर वो बिजनेस ही खत्म हो चुका है उसके बाद भी आपको डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल जाएगा क्या? जो पहले अनएब्जॉर्ब रहा है तो मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो ये क्या है ना कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका मतलब बहुत ही बढ़िया आपका एक फ्रेंड है, जो कि क्या है ना कि किसी भी हेड से मिल जाता है, सिर्फ सैलरी को छोड़ के किसी भी ईयर में मिल जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं है। अगर आपके पास में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर्स में मिल जाएगा। ओके, फिर क्या ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या दे रखा है? तो ऑर्डर ऑफ क्या होता है कि पहले तो आप एक काम करो, पिछले साल का कोई डेप्रिसिएशन बच गया था, ठीक है, तो वो तो डेप्रिसिएशन आपके पास में हो गए, इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, ठीक है, टोटल कर लोगे आप। ओके, टोटल मत करना, इनको सेपरेट सेपरेट रखना, हालांकि आप करोगे तो टोटल ही, ठीक है, पर उसका दो पार्ट बन जाएगा, एक तो करंट ईयर वाला और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर वाला। ओके, तो इस साल की जो आपका पास में इनकम आई है उससे पहले तो क्या करोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो करंट ईयर की एग्जैक्ट इनकम आ जाएगी, ठीक है, बिजनेस की, कि ये बिजनेस की इनकम हुई है। ओके, फिर इस बिजनेस इनकम में से पहले आप है ना एक काम करना कि जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, कोई पिछले सालों के अगर कोई बिजनेस लॉसेस आ रहे थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन को छोड़ के, तो डेप्रिसिएशन को छोड़ने के बाद में अगर फिर भी कोई बिजनेस लॉसेस आ रहे थे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, तो पहले उस बिजनेस लॉस को आप माइनस करना। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस लॉस है ना किस पर्टिकुलर ईयर्स तक ही अपन सेट ऑफ कर सकते हैं, इसलिए पहले उनको सेट ऑफ करो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है ना कि जो अगर कोई फिर भी अगर कोई इनकम बच जाती है तो उसमें से आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करना, ठीक है सर, इतना आप समझ गए? ओके, ठीक है। तो अपन एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इसके साथ में फिर क्या करेंगे कि मैं मेरे साइड से इस क्लास को एंड करूंगा। आपको तो वापस वही चिपका के दे दूंगा मैं, आपको तो कंटिन्यू देखनी है। ओके, बट क्या है ना कि ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ तो गले की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब 1 घंटा तो हो गया है मेरे को, 1 घंटा बोलते बोलते, दैट्स वाई। तो अपन इलस्ट्रेशन 4 करेंगे, उसके बाद अपन ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट सम अप कर लेंगे। तो ओके, फिर क्या है, आ जाओ अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है? लाइट एंड पावर लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। ओके, इसको हाईलाइट करेंगे अपन, मतलब लाइट एंड पावर लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इनका काम क्या है? जनरेशन ऑफ पावर का। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है, तो अपन को इनका डेप्रिसिएशन बताना है। एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ WDV ऑफ ए ब्लॉक एज ऑन and the opening balance of written down value of block of asset as on 1st April 2026, ठीक है, मतलब ये भी अपने को बताना है। ओके, while computing income under the head PGBP the company has opted the depreciation allowable on the basis of WDV, ठीक है। assume that all assets were purchased by way of account paying check and has not opted for special tax regime, ठीक है, स्पेशल टैक्स रिजिम में नहीं जाएगा, तो उस वजह से क्या है ना, अगर कोई नई प्लांट एंड मशीनरी है तो उस केस में क्या होगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ओके सर, हम यहाँ तक समझ गए। फिर कुछ पर्टिकुलर दे रखे हैं, पर्टिकुलर्स क्या दे रखे हैं? ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और 15% वाला जो ब्लॉक है एज ऑन 1 अप्रैल 2025, परचेस वैल्यू कितनी है? 8 लाख है। ओके, जिसकी परचेस वैल्यू थी 8 लाख ओपनिंग WDV की, और WDV ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 लेस डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर, तो कितनी बच रही है? 5,78,000, ठीक है सर। ओके सर, हम समझ गए। फिर क्या किया? परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है, आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस करी जो कि 15% वाला ब्लॉक में आती है, ठीक है, ऑन 29/12/2025 फॉर द बिजनेस पर्पस।
ओके, तो आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस करी और आपने 29/12 यानी 29 दिसंबर को करी है। अपनी कट ऑफ डेट कितनी रहती है? 3 अक्टूबर। तो इस हिसाब से तो इस पे डेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50%। ठीक है, तो हमेशा ना ये भी साथ साथ में लिखते ही चलना है यार, ताकि क्या है ना कि क्वेश्चन करते टाइम पे एकदम कंफ्यूजन नहीं हुआ है कि इस पे 50% लगेगा कि नहीं लगेगा। ये ऑब्वियसली 3 अक्टूबर के बाद 50% लगेगा। फिर एक मशीनरी वाई परचेस करी है, परचेस एंड इंस्टॉल करिए 12/7/2025, ठीक है, और अपनी कट ऑफ डेट कितनी है? 3 अक्टूबर। तो इस हिसाब से इस पे तो 100% एप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मशीनरी वाई 15% ब्लॉक परचेस एंड इंस्टॉल ऑन 12/7/2025 फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन। ओके, पावर जनरेशन के केस में एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड फॉर यूज ऑफ न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब आपने न्यू एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है 31/7/2025 को, तो इस पे भी क्या मिलेगा? 31/7 है, मतलब जनवरी फरवरी जुलाई, जुलाई है ना, जुलाई है, तो इस पे भी क्या मिल जाएगा? 100% आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। ये सारे नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं ना अभी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के मतलब रेट नहीं बता रहा हूँ, इस पे किस पे कितना मिलेगा, 100% मिलेगा डेप्रिसिएशन की रेट का या फिर 50% मिलेगा, ये चीज अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, हाउ मच मिलेगा। ठीक है, न्यू एयर कंडीशनर परचेस एंड इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन, ठीक है, 8/9/2025, तो इस पे भी कितना मिलेगा? ये 8/9 का मतलब सितंबर होता है, तो इस पे भी कितना मिलेगा? 100%। ओके, फिर एक तो होता है न्यू न्यू मशीनरी जेट 15% ब्लॉक वाली जो है, जो कि एक्वायर्ड करी और इंस्टॉल करी है 23/11 यानी कि 23 नवंबर। ठीक है, तो इस केस में अपन को कितना मिलेगा? 50% ही मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ऑफ पावर। ठीक है, मतलब पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर इसमें से क्या किया अपन ने? कुछ एक ओल्ड मशीनरी थी एक्स, सेल वैल्यू ऑफ एन ओल्ड मशीनरी एक्स, उसकी क्या वैल्यू थी? सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो कि परचेस करी थी अपन ने, वैल्यू थी उसकी 4,80,000 में, और WDV थी 1/4/2025 को 3,46,800, और अपन ने उसको 3,10,000 में सेल कर दिया। ओके सर, तो 3,10,000 में सेल कर दिया, तो अपन सेल वैल्यू माइनस कर देते हैं ब्लॉक ऑपोजिट में से। ठीक है, तो अपन डेप्रिसिएशन से पहले अपन देखते हैं कि नीचे कोई अपर ठीक है नहीं दे रखा है, तो अपन ऊपर ही सारी वर्किंग के साथ में इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है और किस केस में अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा। ओपनिंग WDV क्या थी? 5,78,000। आ जाओ, कर ली अपन ने कंप्लीट, 5,78,000 लिख लिया। ओके, फिर अपन ने क्या क्या? एडिशन। अब एडिशन क्या क्या होगा इसके अंदर? ओपनिंग जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसके अंदर अपन ने जो सेकेंड हैंड खरीदी ये 2 लाख, ये ऐड कर देंगे, मशीनरी वाई ऐड कर देंगे, और ये 2 लाख ऐड कर देंगे, 8 लाख ऐड कर देंगे। ये जो एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्वायर्ड इंस्टॉल न्यू एयर ऑफिस प्रीमाइसेस वाला ऐड कर देंगे 3 लाख। ओके, ठीक है, न्यू मशीनरी ऐड कर दी है, मशीनरी वाई ऐड कर दी है, एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस ऐड कर दिया है अपन ने। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो मशीनरी जेड है वो भी ऐड कर देंगे अपन। और ये जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट था ना, इसको अपन है ना एक अलग नाम दे देंगे, प्लांट एंड मशीनरी वाला। ठीक है, और उसको उसमें अपन का ऐड ऑन करेंगे। ओके, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो 15% वाली आ रही है ये वाली इधर आएगी, और जो 40% वाली जा रही है वो इधर जाएगी। ठीक है, तो ये जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट था ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और एयर कंडीशनर में फ़र्क समझना। एयर कंडीशनर तो होता है एसी, और वो जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होता है ना, वो है ना, वो बड़ी चीज़ होती है, वो जल्दी खराब होती है, तो उसमें 40% ऑफ टैक्स रेट लगती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाओगे आप, एसी को लेके इसको लेके, आपको एक ही चीज़ लगेगी, आपको ऊपर वाला भी एसी लगेगा, नीचे वाला भी एसी लगेगा। ठीक है, पर ये न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, दैट्स वाई इस पे क्या है ना 40% ऑफ टैक्स रेट लगेगी। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। तो अपन ने क्या है ना कि ओपनिंग WDV ये ली, इसके अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें ऐड करी। ठीक है, तो ये अपनी WDV आ गई थी 15% वाले की, कितनी आई थी? 16,25,000 आ गई थी। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अपन ने नया लिया, तो वो अपन ने नए ब्लॉक के अंदर ऐड कर दिया। ओके, तो अब अपने पास ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ रही है? एक तो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग WDV थी वो, प्लस जो अपन ने एड ऑन किया 16,25,000 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,03,000।
ठीक है। और ये जो 40% वाला उस केस में कितना हो जाएगा 2,50,000। ओके सर। फिर अपन क्या करेंगे, असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो असेट अपन ने बेच दिए, तो बेचिए, बेचने वाला जो भी सेल अमाउंट था वो ऐड कर लेस कर देंगे। तो कितना बेचा अपन ने 3,10,000 का। अभी आप देखना है ना कि ये न्यू मशीनरी भी आ गई है, सारी अपन ने कवर कर ली है। अब अपने को खाली बस ये डेप्रिसिएशन निकालना है बस। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालना है तो अपन ने जो भी बेचा वो 3,10,000 का, वो 3,10,000 माइनस कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी WDV 18,93,000, और ये कितना हो जाएगा 2,50,000। ओके सर। फिर जब अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये तो 40% की रेट से होता है, तो इस पर सीधे 40% लगाएंगे तो 2,50,000 का 40%, 2,50,000 का 40% आप कैलकुलेटर में निकालना आपने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़ का। ओके। फिर जो अपन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है, तो जो भी 180 डेज से लेस यूज हुई है उस पर अपन क्या करेंगे, हाफ हाफ डेप्रिसिएशन की रेट लगा देंगे, यानी 15% की जगह कितना लगाएंगे 7.5%। ओके, तो अपन कौन कौन सी पे लगाएंगे हाफ रेट ऑफ टैक्स। एक तो जो प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 2,00,000 वाली, ओके, और एक 3,25,000 वाली। ठीक है, 2,00,000 वाली और 3,25,000 वाली, याद रखना। तो ये 2,00,000 वाली पे और ये 3,25,000 वाली पे। ठीक है सर। तो यहाँ पे तो क्या लग गया 15% ऑफ डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो ये 15,000 ये आ गया, और ये आ गया 24,375, तो टोटल कितना हो जाएगा 39,375। फिर जो बचा हुआ जो भी अमाउंट था, ठीक है, मतलब अपना कितना था, अपना ब्लॉक कितना का बनना था 18,93,000 का, उसमें से अपन ने 15% डेप्रिसिएशन किस पे लगा दिया, एक तो 2,00,000 माइनस कर लेंगे और एक 3,25,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी अपने ब्लॉक की वैल्यू बचेगी, ब्लॉक की वैल्यू कितनी बचेगी फिर अपने 13,68,000, उस पर अपन क्या करेंगे पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 15% का, क्योंकि वो बाकी का जो बचा हुआ है वो ऑब्वियसली मोर देन 180 डेज ही रहा होगा, तो उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 2,05,000 का। फिर अपन मशीनरी वाई, मशीनरी जेड और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के केस में बात करते हैं। ठीक है, तो जो मशीनरी वाई है, मशीनरी वाई है वो अपन ने क्या है ना कि मोर देन 180 डेज करी है, दैट्स वाई उस पर क्या है ना कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा मिल जाएगा। ओके सर। फिर जो मशीनरी जेट है उसके इसमें बात करते हैं, तो आपने लेस देन 180 डेज यूज़ करी है तो आपको है ना 10% ही मिलेगा, जो भी असेट की वैल्यू थी उसका। तो 3,25,000 वैल्यू थी, तो 10% 32,500 हो जाता है, तो 190 to 500 रुपीज़ का आपको क्या मिलेगा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ओके सर। फिर जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट था ये तो मोर देन 180 डेज ही रहा था, तो दैट्स वाई इस पर भी क्या आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। ओके सर। ठीक है, फिर अपन को है ना एक तो मशीन वाई पे मिल गया, मशीन जेड पे मिल गया, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे मिल गया। ओके। फिर अपन को मिला किस पे नहीं है, मिला किस पे नहीं है, एक तो इस पे अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया। ठीक है, एक एयर पोल्यूशन इस पे मिल गया। ओके। ठीक है, एक मशीनरी वाई पे भी मिल गया था ना, मशीनरी वाई, ठीक है, मशीनरी वाई, मशीनरी जेट और एयर पोल्यूशन, मशीनरी वाई पे भी मिल गया। ठीक है, किस पे नहीं मिला, एक तो परचेस करी थी सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड पे नहीं मिला। ओके, और न्यू न्यू एसी जो लिया उस पे भी नहीं मिला। ओके। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अपन माइनस कर देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे जो WDV थी 18,93,000, इसमें से अपन क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो अपने पास WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2026 आ जाएगी। ओके। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। फिर नोट्स दे रखे तो नोट्स पढ़ लेते हैं कि जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट क्वालिफाइड फॉर क्लेमिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कोई पावर जनरेशन इक्विपमेंट है तो उस केस में भी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लोगे क्या, तो ले लोगे। Additional depreciation is not allowed in respect of second-hand plant and machinery and air conditioner installed in office premises। ठीक है, आपने ऑफिस प्रीमाइसेस में किया ना, इस वजह से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिला है। अगर आप इन्हें इसको फैक्ट्री में लगाते ना तो आपको मिल जाता। ठीक है सर, हम समझ गए। ओके, और 50% वही 160 दिन से 180 दिन से कम है तो 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ही मिला है, दैट्स वाई ये लिखा हुआ है रामायण। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए। तो इसी के साथ में क्या होता है ना कि अपना ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करना तो अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कुछ है क्या। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं है, यहाँ से अपना एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 33 AB। तो इस हिसाब से क्या है ना कि आपको डेप्रिसिएशन के मैंने चारों इलस्ट्रेशन करवा दिए, डेप्रिसिएशन में जितना मुझे बताना था सब बता दिया। उसके बाद और कुछ आपको पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन के अंदर, तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब देखना ही मत। ठीक है, मतलब इतना बड़ा तो अपना एक चैप्टर है, देखो। ठीक है, अगर अपन PDF की देखें तो अपन लगभग 57 पेजेस और 58 पेज, ओके,
60 पेज अपन ने कवर कर लिए है ना। तो अब 60 पेज कवर कर लिए, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन के ऑलमोस्ट कहते 20 25 30 पेज तो डेप्रिसिएशन ही ले लिए अपन ने। तो मैंने जितना बताया उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मत देखना, ठीक है। मैं अपने साइड से वीडियो को कर रहा हूँ एंड, लेकिन आपको तो मिलेगी एक साथ में। ओके, तो इसमें क्या मतलब 1 घंटे का पोर्शन तो अपना डेप्रिसिएशन ही लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, आपको आना चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, बट ऑब्वियसली एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है, छोटा मोटा भी कहीं पे। और रेट्स आप याद रख लेना, जो मैंने बताई है वो प्लांट एंड मशीनरी के केस में 15% होती है जनरली। ओके, ठीक है सर, तो अपन मैं मतलब ठीक है, आपको तो डायरेक्टली मिल जाएगी, मैं अपनी साइड से एंड करता हूँ।